शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल हमारे बस बचे हैं 4 क्लॉजेस 6, 7, 8, 9। सबसे पहले निपटा देते हैं 8 एंड 9 को। ठीक है, 8 एंड 9 को सबसे पहले उठा देते हैं 8 को। 8 क्या बोलता है? क्लॉज 8 क्या बोलता है? क्लॉज 8 बोलता है कि देख भाई, जो आने वाला है ना, उसने जाने वाले के साथ में क्या करना है? गुटरगू करना है। ये क्या होता है सर? आने वाला जाने वाला गुटरगू क्या होता है? समझ, किसी का ब्रेकअप हुआ है एंड वो ब्रेकअप का पोजीशन है ना, वो फिल करने के लिए तू वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो वो जो ब्रेकअप का पोजीशन फिल करने के लिए जा रहा है ना तू, वो जाने के लिए सबसे पहले तू बात समझ, सबसे पहले ये बात समझ कि जिसके साथ पहले ब्रेकअप हुआ है ना, उसके साथ में जाके तू गुटरगू कर, मतलब कम्युनिकेट कर कि उससे जाके देख कि भाई तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। उससे क्या हो जाएगा कि तू अगर जो ब्रेकअप का पोजीशन फिल करने के लिए जा रहा है ना, वो ब्रेकअप के पोजीशन में तेरा बाद में जाके ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, तेरा बाद में नहीं कटना चाहिए। इस वजह से तू क्या करेगा? इस वजह से पहले ही जाके तू क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। जिसके साथ पहले ब्रेकअप हुआ था ना, उसको जाके पूछेगा कि भाई ये कैसा है, ये कैसी है, जो भी है तुम्हारा, तो उसके साथ में जाके कम्युनिकेट करेगा। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। एक कंपनी है, एक ऑडिटर है। ठीक है, जो ऑडिटर जाने वाला है ना, जो ऑडिटर छोड़ के जा रहा है, वो खुद से छोड़ के होके जा रहा है, रिजाइन करके जा रहा है, या फिर वो रिजाइन नहीं कर रहा है, तुम अपॉइंट हो रहे हो, तो भी कोई भी केस हो जाए, कोई भी केस हो जाए, जब तुम्हारा कंपनी का ऑडिटर चेंज हो जाता है ना, तुम्हारे कंपनी का ऑडिटर चेंज हो जाता है ना, जब भी चेंज होता है ना, तो जो नया बंदा आने वाला है, न्यू अपॉइंटिंग ऑडिटर जो है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? आने वाला ऑडिटर, इनकमिंग ऑडिटर। एंड जो जा रहा है ना बंदा, जो जा रहा है ना बेचारा, वो जाने वाला कौन है? तुम्हारा आउटगोइंग ऑडिटर। ठीक है, तो जो आने वाला बंदा है ना, उनको एक जिम्मेदारी दी है क्लॉज 8 ने, उनको क्लॉज 8 ने एक जिम्मेदारी दी है। उसको बोला है कि देख भाई, जो आने वाला है ना, तूने कम्युनिकेट करना है जाने वाले के साथ में, आउटगोइंग ऑडिटर के साथ में तूने कम्युनिकेट करना है एंड देखना है कि दिक्कत क्या है, कुछ चीज़ है क्या ऐसी कि तुझे वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है क्या? उधर तेरे पास ऐसी कोई दिक्कत है क्या कि तुझे वो पोजीशन में नहीं बैठना है, तुझे इनकमिंग ऑडिटर बनना ही नहीं है? अगर तुझे ऐसी कोई दिक्कत सामने आ जाती है तो तू एक्सेप्ट नहीं करेगा, तू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर तुझे लगता है कि नहीं भाई सब ठीक है, उनका उनका हो गया, उनके उनके हिसाब से कोई बात नहीं है, हम अभी अपना अपना नया पोजीशन भर लेंगे, ठीक है, तो उस केस में तू एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो क्लॉज 8 क्या बोलता है देखो, एक्सेप्ट्स अ पोजीशन एज अ ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए। मतलब पहले किसी और सीए ने वो पोजीशन हेल्ड किया था, कौन सा? ऑडिटर का पोजीशन। ठीक है, और और क्या है तुम्हारा? और है तुम्हारा अ सर्टिफाइड ऑडिटर, सॉरी, सर्टिफाइड ऑडिटर। ए सर्टिफाइड ऑडिटर कौन होता है? हु हैज बीन इशूड सर्टिफिकेट अंडर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रूल्स 1932। ये क्या है? ये तुमको ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, उसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग। मतलब क्लॉज 8 ने बोल दिया, क्लॉज 8 ने बोल दिया कि देख भाई, अगर तू एक्सेप्ट करता है पोजीशन, जो प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए, एक्सेप्ट करता है पोजीशन, कौन सी पोजीशन? ऑडिटर की पोजीशन। ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट करता है जो पहले किसी और सीए ने हेल्ड करी थी, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग। विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग मतलब राइटिंग में उसके साथ में गुटरगू किए बिना अगर तू एक्सेप्ट करता है ना, तो तू गिल्टी माना जाएगा। तब तू गिल्टी माना जाएगा, तू पापी माना जाएगा, तो अपराधी माना जाएगा। ये सिंपल सी बात करता है क्लॉजेट। ठीक है, तो कम्युनिकेशन विथ रिटायरिंग ऑडिटर, में हमको क्या देखना है? देख, सिंपल सी बात देखनी है। वो क्या करेगा? कम्युनिकेशन करेगा। अभी कम्युनिकेशन क्यों करेगा? न्यू ऑडिटर शुड अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद द रिटायरिंग ऑडिटर। क्यों? प्रोफेशनल कर्टसी की वजह से, टू सेफगार्ड इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल कर्टसी की वजह से वो क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। टू अंडरस्टैंड इफ देयर आर एनी प्रोफेशनल रीजंस किसके लिए? व्हाई न्यू ऑडिटर शुडंट एक्सेप्ट ऑडिट। क्या ऐसे कोई रीजंस है क्या कि नया ऑडिटर है ना, वो क्या करेगा? नया ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा? ऐसे कुछ रीजंस है क्या? ये देखने के लिए क्या करोगे तुम? ये देखने के लिए कम्युनिकेट करोगे। देख, क्लॉज क्या बोलता है? अगर तू एक्सेप्ट करता है बिना कम्युनिकेशन के, तब तू गिल्टी मानने जाओगे, तब तुम अपराधी हो। तो कम्युनिकेशन तो तुमको करना पड़ेगा। देख, एक्सेप्ट पोजीशन एज अ ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए। पहले किसी और सीए ने क्या किया था? किसी और सीए ने पोजीशन ऑडिटर की हेल्ड की थी, तो तुम क्या करते हो? उसको एक्सेप्ट करते हो विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग। सर, ये सर्टिफाइड ऑडिटर कौन है? ये देखो, ये ना ऐसा ही करता है, पता नहीं क्यों करता है यार। अभी ये रिलेवेंट है नहीं है। पहले कैसे होता था? पहले ना कुछ सर्टिफिकेट है ना, नॉन सीए बंदा भी दे सकता था, इशू कर सकता था। ठीक है, मतलब वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह है उसका, कुछ तो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रूल्स थे,
1932 के, उसमें सर्टिफाइड ऑडिटर था, मतलब वो सीए नहीं है ना तो भी कोई को कुछ कुछ सर्टिफिकेट दे सकता है, ऐसे वाला कुछ तो सीन था, ठीक है। पहले था बहुत, अब रिलेवेंट है नहीं है, तो अब तुमको इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बट क्लॉज में है तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी हटा सकता हूँ भाई, मैं तो रख दूंगा वैसे कि वैसा। तो तुमको सिर्फ ध्यान इतना देना है, तुमने ध्यान कहाँ पे देना है, एक्सेप्ट अ पोजिशन एज अ ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर सीए, ठीक है, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम राइटिंग। तो कम्युनिकेशन क्यों करना है, ताकि तुझे ऐसा समझ में आए क्या इसके पीछे कोई रीजन ऐसे है क्या जिससे तुझे ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं, तुझे पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप का एग्जांपल मैंने इसी वजह से दिया था कि तुझे ये समझ में आए कि देख भाई, तू ब्रेकअप की जगह पे तेरा पोजीशन फिल करने जा रहा है ना, तो यहाँ पे तुझे समझ में आना चाहिए कि भाई वो क्यों छोड़ के जा रहा है, क्या तुझे, तेरे पास कुछ ऐसे रीजंस है क्या कि तू वो पोजीशन में ना जाए, ऐसे कुछ रीजंस है क्या। अब यहाँ पे देख क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, वैलिड रीजंस फॉर नॉट एक्सेप्टिंग ऑडिट। मतलब अगर ए रीजन है तो तूने ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। क्या रीजन है देख, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 एंड 140 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भाई ये क्या है, इसको हम क्लॉज 9 में आगे जाके देखने वाले। देख क्लॉज 9 ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, इसके बारे में हम आगे अभी इसी के बाद जस्ट हम क्या करेंगे, इसको देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ कि जो 139 है ना, ये जो 139 है ना, वो बात करता है ऑडिटर के एक्सेप्टेंस की, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की, एंड 140 बात करता है रिमूवल की। मतलब ऑडिटर आएगा जाएगा, उसका अगर कंप्लाइंस नहीं हुआ है ना, कंपनीज एक्ट ने जैसे जैसे बोला है कि ऑडिटर आएगा जाएगा, उसका कंप्लाइंस नहीं हुआ है ना, तो भाई तो पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑडिटर का पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस ये तुमको अच्छे से समझने वाला है, तो अभी इसकी चिंता छोड़ दो तुम। उसके बाद में नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस। ओ सर, इसको किधर देखेला लग रहा है, इसको किधर सुनेला लग रहा है भाई, किधर सुना था, सीक यूनिट का कुछ तो कंसेप्ट था। गाइडलाइंस में हमने देखा था, कि ऑडिटर है ना क्या करेगा, ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा कौन सा ऑडिट, ऐसा ऑडिट जहाँ पे क्या किया है, जहाँ पे कंपनी ने अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का पेमेंट नहीं किया है। जो अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है ना, उसका पेमेंट नहीं किया है, तो क्या करेगा, ऑडिटर है ना, और ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बारे में हमने बात करी थी। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट पेमेंट क्या होता है, ऑडिट फीस क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। जो तुम्हारा एफएस में जो प्रोविजन बन जाता है, एंड जिसको दोनों ने साइन किया है, कंपनी ने साइन किया है, कंपनी के मैनेजमेंट ने एंड ऑडिटर ने, दोनों ने साइन किया है, उन्होंने क्या किया है, प्रोविजन बनाया, वो प्रोविजन तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस होता है। एंड वहाँ पे तुम्हारे एक्सपेंस वगैरह वो सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। बट सर उसमें हमने और एक चीज़ देखी थी, जो सिक यूनिट है ना, उसका चल जाएगा, ठीक है। अदर देन इन केस ऑफ सिक यूनिट, तो इसके बारे में हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से बात करी है। तो सिक यूनिट क्या होता है, जिसका नेटवर्थ जो है ना, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम्हारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस है ना, वो एक्सीड करते तुम्हारे इससे नेटवर्क से, मतलब नेटवर्क तुम्हारा नेगेटिव वगैरह हो जाता है, वो तुम्हारा सिक यूनिट होता है। उसके लिए तुमको कम से कम 5 साल कंपनी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ठीक है। उस केस में तुमने अगर प्रीवियस ऑडिटर का पेमेंट नहीं भी किया है ना, तो भी चल जाएगा, अगर सिक यूनिट है तो। अगर सिक यूनिट नहीं है ना, तो भाई नहीं चलेगा, हमको प्रीवियस ऑडिट फीस तो तुमने पे करनी ही करनी है। प्रीवियस ऑडिट फीस कंपनी ने पे करनी ही करनी है, नहीं तो तुम भाई ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। भाई अपना बंधु है ना, अपना भाई है ना, सीए भाई है ना अपना। देख भाई, अगर तू ऑडिट करेगा एंड तुझे अगर कंपनी फी पे नहीं करेगी ना, तो तेरे को बुरा लगेगा ना भाई। और कोई और बंदा आके तेरा ऑडिट ले रहा है, तो भाई ऐसे थोड़ी चलेगा ना। कोई और बंदा आके ऑडिट ले रहा है, तूने काम किया हुआ, तेरे को फी मिला भी नहीं है, तो भाई इधर दिक्कत हो सकती है ना। इसकी वजह से बोला है कि नया जो आने वाला बंदा है ना, अगर उसने देखना है, उसने इंश्योर करना है कि ये जो पुराना ऑडिटर है ना, उसकी फी पे हो चुकी है। अगर इसकी फी पे नहीं हुई है ना, तो तूने ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना है, अनलेस वो सिक यूनिट है, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट और वेरियस अदर स्टैट्यूट्स, मतलब तेरा टैक्स ऑडिट है, कौन सा भी टैक्स ऑडिट है, तुम्हारा स्टैट ऑडिट है, जो भी ऑडिट है, तुमने क्या करना है, इंश्योर करना है कि पुराने ऑडिटर का पेमेंट हो चुका है, ठीक है। देख आईसीआई कितना सोचता है हमारे बारे में। उसके बाद में इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट। सर इसका क्या मतलब होता है, पुराने ऑडिटर ने अगर क्वालिफाई कर दिया रिपोर्ट, तो तुम क्या करोगे, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्वालिफाई करते जाओ, फिर नया बंदा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। देख नीचे लिखा है इन फर्स्ट 2 केसेस ए एंड बी, मतलब ये जो तेरा नॉन कंप्लायंस है 139 का, एंड नॉन पेमेंट है अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का, इसमें तो तूने कंपलसरी एक्सेप्ट करना ही नहीं है। इसमें तो तू अगर एक्सेप्ट करेगा ना, वो ऑडिटर हो एक्सेप्ट द ऑडिट वुड बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर इसमें तू एक्सेप्ट करता है ना, तो तू ऐसे ही गिल्टी है, तो हम कुछ नहीं देखेंगे, तेरे को सीधा सीधा गिल्टी मान लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ थर्ड केस,
मतलब तुम्हारा जो सी वाला पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट है ये, इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, यहाँ पे तुझे और थोड़ा देखना पड़ेगा, और थोड़ा क्या देखना पड़ेगा, ही मे एक्सेप्ट ऑडिट, तो तुम ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एटीट्यूड ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर वॉज नॉट प्रॉपर एंड जस्टिफाइड, if he feels that retiring auditor had qualified a report for good and valid reasons, he should refuse to accept। मतलब सिंपल सी बात होती है, यहाँ पे कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं बनाया है कि तू कब एक्सेप्ट करेगा कब एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा रिजिड रूल नहीं बनाया। हर जगह पे देख, प्रोफेशनल एथिक्स है ना, तुझे है ना हमेशा ना दिल से सोचना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। तो तुझे अगर लगता है ना कि ये सही किया है ना, तो भाई सही हो जाएगा। अगर तुझे लगता है ना अगर ये गलत किया है तो गलत है, ठीक है। तो ऐसे तो दिल पे हाथ रखने का, समझने का, गिवन सिचुएशन में नया जो आने वाला बंदा है ना, उसने सही किया है कि गलत किया है, उसने देखना है कि गिवन सिचुएशन में क्या हुआ है। ऑडिटर जो है ना, वो जो पुराना ऑडिटर है ना भाई, वो थोड़ा सा है ना घटिया सा ऑडिटर था, ठीक है। ऐसे होती नहीं है बट था भाई, उसका एटीट्यूड था ना, वो प्रॉपर नहीं था, जस्टिफाइड नहीं था। वो क्या करता था, उसके जो पावर्स है ना, पावर्स का मिसयूज कर रहा था कंपनी को लेकर। बोलेगा तो हमको ऑडिटर को तो निकाल ही नहीं सकता है, तो भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हाँ हमारा फीस बढ़ा दे, नहीं तो हम तेरा रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। ऐसी कुछ तो फालतूगिरी कर रहा है ना, तो इसकी वजह से तू उस केस में एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसका एटीट्यूड जो है ना, अगर वो एटीट्यूड प्रॉपर एंड जस्टिफाइड नहीं है ना, तो उस केस में तू एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपनी गलत है ना, देख ऑडिटर सही है बट कंपनी गलत है। कंपनी कैसे गलत हो सकती है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बोल रही है ऑडिटर को कि तू क्या कर क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू मत कर, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर। अगर तू क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर देता है ना, तो हम क्या करेंगे, अगले साल तेरे को अपॉइंट नहीं करेंगे, या फिर हम तेरे को अपॉइंट नहीं करेंगे। तो कंपनी क्या चाहती है, कंपनी तुमको अपॉइंट करना चाहती है ताकि तुम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर दो। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ना हो, इस वजह से ये उन्होंने क्लॉज यहाँ पे दिया है कि इफ रिटायरिंग ऑडिटर हैड क्वालिफाइड रिपोर्ट फॉर गुड एंड वैलिड रीजंस, तो उसने गुड एंड वैलिड रीजन के लिए उसने क्वालिफाई कर दिया है, तो ही शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। ठीक है। इट विल बी ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर टू एंश्योर द पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर एट अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी। मतलब इनकमिंग ऑडिटर को उन्होंने क्या दिया है, एक और जिम्मेदारी दी है कि भाई इनकम, ये जो अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है ना, उसके लिए ये पॉइंट है, उन्होंने क्या किया है, इनकमिंग ऑडिटर को एक और जिम्मेदारी दी है। इट विल बी ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर टू एंश्योर पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर एट अर्लीस्ट पॉसिबल। तो तू इंश्योर कर ले कि जो जो रिटायरिंग ऑडिटर है ना, जो जाने वाला है ना, उसका जो पेमेंट है ना, उसने सबसे पहले किया है, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी कंपनी ने उसका पेमेंट किया है। ये इंश्योर करना है, तुझे इंश्योर करना है उसका पेमेंट हो चुका है, तभी तूने प्रोसीड करना है, तभी तूने एक्सेप्ट करना है। सर लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, इफ़ प्रीवियस ऑडिटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट। अगर वो प्रीवियस ऑडिटर अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिए उसका ऑफिस बंद है, उसका कुछ बंद है, उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए है नहीं है, या फिर कंपनी का एंड ऑडिटर का झगड़ा हो चुका है, एंड वो ना वो बात ही नहीं कर रहा, अभी उसको कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, कुछ बात ही नहीं करना है, ना ही पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में तू कैसे इंश्योर करेगा कि उसका पेमेंट पहुंच चुका है। वो तो जानबूझ के पेमेंट लेगा ही नहीं, वो तो जानबूझ के पेमेंट लेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि भाई, वो कुछ बोलेगा भी नहीं, जानबूझ के वो गया भाई, वो गया किधर, तो हिमालय में गया घूमने, तो उस केस में तुम क्या करोगे, उस केस में तुम कैसे इंश्योर करोगे कि उसका पेमेंट नहीं हुआ। तो उस केस में देख, दिक्कत प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिक्कत होगी, ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कंपनी नया बंदा अपॉइंट ही कैसे करेगा, अपॉइंट ही नहीं कर सकता ना, तो कंपनी को ऑडिट ही नहीं होगा, तो इस केस में तो कंपनी को दिक्कत है ना भाई। तो कंपनी को दिक्कत ना हो जाए, इसी वजह से ना यहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम एडवाइस करोगे क्लाइंट को टू परचेस डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फीस। अब ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, देख भाई हम तो सीए बनते हैं, लेकिन हमको आईएमपीएस, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट है कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक है। सीए बन जाओगे, तुम्हारे पापा बोलेंगे देख बंदे एक काम कर ले ना, वो आरटीजीएस उसको कर ले, उसको आईएमपीएस कर ले, 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तुम बोलोगे यूपीआई करते ना, तो बोलेंगे 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो यूपीआई नहीं चलेगा तो क्या करना है, तो तुमको पता नहीं होता है, ठीक है। हमको ये सीए थोड़ी सी लेवल्स में पता थे, ठीक है। तुम क्या बोलोगे फिर पापा को, सर पापा पापा एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, मुझे बिजनेस कॉम्बिनेशन आता है, हम मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन करता हूँ, तुम पेमेंट कर लेना, ठीक है। तो बोलेगा आजा इधर तेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन करता हूँ,
तो हमको नहीं पता होता है ना भाई डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, तो मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। हम क्या करते हैं एडवांस में बैंक को पेमेंट कर देते हैं हम, मतलब कौन, क्लाइंट क्या करेगा, एडवांस में बैंक को पेमेंट करेगा एंड डिमांड ड्राफ्ट उससे लेगा बैंक से। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में लेगा, किसके नाम पे लेगा, वो रिटायरिंग जो ऑडिटर है ना उसके फेवर में लेगा। ठीक है, तो तुम बैंक में जाओगे, तुम बोलोगे मुझे डीडी चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, तो डिमांड ड्राफ्ट आएगा। डिमांड ड्राफ्ट में तुम क्या करोगे, बैंक को जितने पैसे है ना, जितना उसका ऑडिट का फीस है ना, वो फीस के तुम बैंक को पे करोगे। उस टाइम पे तुम बैंक को फीस पे करोगे। वो डिमांड ड्राफ्ट में किसका नाम जाएगा, किसके फेवर में जाएगा, ऑडिटर के फेवर में जाएगा। तुम क्या करोगे, डिमांड ड्राफ्ट लोगे, उसके बाद में ऑडिटर को बोलोगे, ऑडिटर को कम्युनिकेट करोगे, मेल वगैरह करोगे कि देख भाई मैंने तेरे नाम का डिमांड ड्राफ्ट क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास डिमांड ड्राफ्ट है तेरे नाम का, तेरे को जब जब पेमेंट चाहिए ना, तेरे को जब पेमेंट चाहिए इधर आ जा, ये डिमांड ड्राफ्ट ले, घर जा, बात खत्म। तो तेरा पेमेंट एज गुड एज हमने कर लिया है, हमने बैंक को एडवांस में पेमेंट दे दिया है, एज गुड एज तेरा पेमेंट हो चुका है। तो जब ये डिमांड ड्राफ्ट लेके जाएगा तेरे बैंक में सबमिट करेगा तो तेरे को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात आती है कि हमने उसका पेमेंट एज गुड एज कर लिया है, बट तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमारी उसमें कुछ गलती नहीं है। हम क्या करेंगे, हम डिमांड ड्राफ्ट रेज करके टेबल के ऊपर रख देंगे, तो जब भी आएगा इसको लेकर जा, हमारी बात खत्म, बात ही खत्म। ठीक है, तो ये ना कम्युनिकेशन करना है तुमने कि हमने डिमांड ड्राफ्ट रेज किया है, तो तुम इसको क्या करो, लेकर जाओ। ये कम्युनिकेशन एटलीस्ट होना चाहिए। अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो बंदा पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है तो इफ द प्रीवियस ऑडिटर इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट, एडवाइज क्लाइंट टू परचेज डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फीस। ठीक है, तो इट विल बी ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर टू इंश्योर कि उसका अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का पेमेंट हो चुका है एट अर्लीस्ट हो चुका है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो उसको कंपनी को एडवाइस करो कि भाई कम से कम तू डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बना कर रख दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं चाहिए। क्योंकि देख भाई, अगर ए एंड बी है ना, उसमें अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं गिल्टी माना जाऊंगा। भाई मेरे को कोई गिल्टी विल्टी नहीं होने का है, तो अच्छा चुपचाप क्या कर ले, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह रेज कर ले, अगर वो पेमेंट एक्सेप्ट भी नहीं करता है तो। ठीक है, ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होगा ना भाई, कोई किसको फीस नहीं चाहिए भाई, सबको फीस चाहिए, तो भाई आ जाएगा, लेकर जाएगा। ठीक है, बस तीसरा केस है ना, तीसरा जो केस है ना, क्वालिफाइड रिपोर्ट, इसमें तुमने अपना जजमेंट लगाना है कि उस केस में क्या हुआ है। ठीक है, अगर कंपनी ने गंदा काम किया है ना तो एक्सेप्ट मत कर ले, अगर ऑडिटर ने गंदा काम किया है ना तो तू वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर रिटायरिंग ऑडिटर का एटीट्यूड है ना वो प्रॉपर एंड जस्टिफाइड नहीं था, वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा था ना, तो भाई तो एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुझे लगता है कि रिटायरिंग ऑडिटर सही बंदा था बट कंपनी है ना वो गंदी बंदी थी, तो इसमें तुमने क्या करना है, उसने तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है भाई, जाना ही नहीं है उस केस में। ठीक है, तो तीन तीन वैलिड रीजन है, तुमको इसे याद रखने पड़ेंगे। एक है तुम्हारा नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस सेक्शन 139 एंड 140, क्या है तुम्हारा अपॉइंटमेंट एंड तुम्हारा रिमूवल ऑफ ऑडिटर, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस, देख भाई मैंने तुमको पहले ही बोला था कि ये जो तुम गाइडलाइंस वगैरह पढ़ते हो ना, ये सारे गाइडलाइंस कहाँ कहीं ना कहीं पे जाके तुम्हारे क्लॉज में लिंक हो जाते हैं। अगर क्लॉज में डायरेक्टली लिंक हो जाते ना, तो डायरेक्टली लिंक हो जाते तो तुम्हारा वहाँ पे मिसकंडक्ट बनेगा। अगर डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं तो उस केस में तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा क्लॉज 1 जो है ना, क्लॉज 1 सेकंड शेड्यूल में पार्ट 2 में क्लॉज 1 जो होता है ना, जहाँ पे किसी भी मतलब सी एक्ट के किसी भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेंशन तुमने किया है, रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन किया है, गाइडलाइन का कॉन्ट्रवेंशन किया है, तो वहाँ पे गिल्टी हो जाता है ना, तो वहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ पे फिट नहीं होता है तो वहाँ पे जाएगा। तो ऐसे ही अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है ना, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है ना, उसका पॉइंट यहाँ पे फिट हो जाता है, तो यहाँ पे आके गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, इश्यूएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, इसमें तुम्हारा ऐसा डायरेक्टली गिल्टी नहीं मानेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, बात खत्म। अभी यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रोसीजर तुमको देखना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोसीजर टू अडॉप्ट व्हेन prospective client tells you that he wants to change his auditor and wants to take up his work and wants you to take his up take up his work। तो क्या क्या होगा जब कोई नया बंदा आ रहा है, कोई नया कंपनी आ रहा है, तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास आके बोलता है कि देख भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपना ऑडिटर चेंज करना है एंड मैं चाहता हूँ कि तू मेरा ऑडिट कर ले, मेरा बहुत इच्छा है कि तू मैं अपन दोनों क्या करते हैं, अपन दोनों साथ में एंगेजमेंट में आते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट में आते हैं, अपन दोनों साथ में काम करते हैं, तू मेरा ऑडिटर बन जा, ऐसी मेरी बहुत बहुत इच्छा है। लेकिन यहाँ पे तुमने सीधा ऐसा मन में लड्डू फूटा नया कैडबरी डेयरी मिल्क ऐसा कुछ नहीं करने का है। तुमने क्या करने का है, सबसे पहले जाके देखना है उसका प्रीवियस ऑडिटर कौन है, उसको तुमने क्या करना था, कम्युनिकेट करना था। तो सबसे पहले तुमने जाओ, देख भाई तू यहाँ पे आई है ना, कंपनी को बोलोगे तुम, अगर देख भाई तू अगर यहाँ पे आई है ना तो मुझे सबसे पहले बता कि क्या तूने वो जो पुराना बंदा था, पुराना ऑडिटर था, उसको तुमने बताया है क्या कि तू उसको छोड़ना चाहती है,
ठीक है। तो सबसे पहले तुम देखो, वेरीफाई इफ द क्लाइंट इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर अबाउट इंटेंशन टू चेंज। क्या तुमने उसको बोल दिया कि हमारा अभी नहीं बन रहा है, हम क्या करेंगे, हम दूसरा ऑडिटर देखने जा रहे हैं, क्या तुमने बताया है क्या, ये चेक करो। अगर उसके आंसर दो आएंगे, या तो यस या तो नो, या तो यस आएगा या तो नो आएगा। इफ़ द आंसर इज अफर्मेटिव, इज इन द अफर्मेटिव, मतलब अगर वो बोलती कि हाँ भाई मैंने उसके साथ बता दिया है कि हमारा नहीं जम रहा है, मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं दूसरा देखूंगी कोई ऑडिटर, देन कम्युनिकेशन शुड बी एड्रेस टू द रिटायरिंग ऑडिटर। तो तुम क्या कर लो, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस कर लो। कम्युनिकेशन एड्रेस करना मतलब क्या, तुम एक लेटर बनाओगे, तुम उसमें लिखोगे कि देख भाई मैं CA हूँ, क्या यहाँ पे मेरा फर्म है, मेरे पास एक कंपनी आया है, वो कंपनी ने मुझे क्या किया है, ऑफर दिया है कि मैं क्या करूँ, उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर लूँ। तो तुम मुझे बता, मैं उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या, क्या कोई ऐसे, तो ऐसे नहीं बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा क्या एक्सेप्ट करोगे, तो क्या पूछेगा उसके वर्डिंग्स कैसे होंगे, क्या कोई ऐसे रीजंस है क्या कि मुझे ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इफ देयर आर एनी प्रोफेशनल रीजंस व्हाई एनी ऑडिटर शुडंट एक्सेप्ट ऑडिट। तो तू ऐसे लेटर में लिखेगा, क्या कुछ ऐसे रीजंस है क्या कुछ ऐसे प्रोफेशनल रीजंस है क्या कि मुझे ये ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये तो क्या करेगा अपने लेटर में लिखेगा। तो देख, सबसे पहले कंपनी तेरे पास आई, बोलती है कि मेरे को नहीं जम रहा है, मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप चेंज करना है, मुझे तेरे साथ एंगेजमेंट में जाना है। तो सबसे पहले जाके बात करेगा तू, एक्सेप्ट नहीं करेगा सीधा, सबसे पहले जाके बात करेगा, उससे पूछेगा देख भाई जो भी हुआ है ना तुम्हारा पहले जो भी हुआ है ना, वो बंदे को पता है क्या कि तू मेरे पास आई है, तो वो बंदे को पता है क्या तुझे छोड़ना है उसको। ये चीज़ क्या करेगा, तू कंपनी को पूछेगा, कंपनी बोलेगी हाँ या ना। अगर कंपनी ने बोला कि हाँ उसको पता है कि मैं छोड़ने वाली है उसको, तो क्या कर ले, कम्युनिकेशन भेज दे। अगर उसने बोला कि उसको पता है, तो अगर रिटायरिंग ऑडिटर को पता है कि उसका नहीं जम रहा है, तो उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या कर ले, तो उसको क्या कर ले, एक बार कम्युनिकेशन में छोड़ दे लेटर, उसको बोल दे कि देख भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसे रीजन है क्या मैं इसका अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ना करूँ, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो बात खत्म। अगर उसका आंसर है ना, अगर उसने बताया नहीं है, तो ये तो चीटिंग हो गई ना भाई, ये तो चीटिंग हो गई, उसको पता नहीं है और वो तुम्हारे पास आई है, तो चीटिंग हो गई ना। तो इस केस में भाई, इस केस में थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा। तो इस केस में तुमने क्या करना है, एनकरेज करना है क्लाइंट टू इनिशिएट कम्युनिकेशन। तो क्लाइंट को जाके तुमने बताना है, तो तुमने कंपनी को जाके बताना है कि देख भाई ऐसे नहीं होता है, सबसे पहले तुम्हारा पहले क्लियर करो, उसके बाद में हम अपना एंगेजमेंट का देखेंगे। सबसे पहले तुम उसका क्लियर कर लो, उसका भानगढ़ हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम उसका पहले सबसे जाके क्लियर करो। तो एनकरेज द क्लाइंट टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन, एनकरेज करो क्लाइंट को इनिशिएट कम्युनिकेशन। फिर वो बोलेगी, फिर उसके नखरे अलग से चालू हो जाएंगे। इफ़ द क्लाइंट डजेंट वांट टू कॉन्ट्रैक्ट द प्रीवियस ऑडिटर, वो बोलेगी नहीं यार मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, उसके बाद में शक्ल देखनी ही नहीं है, तो भाई उसको रीज़न पूछो, इंक्वायर अबाउट द रीज़न फॉर द चेंज। तो तुम बोलो कि अच्छा जी, तो क्या क्या रीज़न है, तुझे चेंज क्यों करना है, उसने कुछ गलत कांड किया है क्या, उसने ऐसा किया है क्या, ऐसा किया है क्या। लेकिन कभी भी है ना, कोई सिचुएशन होती है ना, तो कॉइन की दोनों साइड देखनी होती है ना, टू साइड्स ऑफ कॉइन। तो दोनों साइड देखनी है, तुमने क्या है, वो तो रोते रोते हुए तुम्हारे पास आएगी, बोलेगी नहीं यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, और तुम उधर पिघल जाओगे। तुम सख्त बंदे हो ना, उसकी बात सुनो, साथ में ऑडिटर की भी बात सुनो, दोनों कॉइन तुमको देखने पड़ेंगे। तो देख, इफ द क्लाइंट डजंट वांट टू कॉन्टैक्ट द प्रीवियस ऑडिटर, तो तुमने क्या करना है, इंक्वायर करना है कि भाई क्या रीजन है ऐसे, क्यों तुझे कॉन्टैक्ट नहीं करना है, उसका रीजन क्या है, सॉरी, हाँ उसका भी रीज़न पूछो, क्यों कांटेक्ट नहीं करना है, एंड चेंज क्यों करना है उसका रीज़न पूछो। ठीक है, डोंट एक्सेप्ट ऑडिट इफ देयर्स नो वैलिड रीज़न फॉर द चेंज। अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है ना, तो भाई गड़बड़ है, उसके पास कुछ तो रीज़न होगा क्यों छोड़ना चाहती है, उसके पास रीज़न ही नहीं है, या फिर रीज़न बहुत बकवास सा रीज़न है ना, तो भाई वैलिड रीज़न नहीं है, तुम जाके आगे जाके फंसोगे। ये ना, ये स्कैम है भाई, ये स्कैम है, तू फंसेगा आगे जाके। इससे अच्छा है तू इससे दो हाथ दूर ही रह ले, तू ऑडिट को एक्सेप्ट मत कर ले। डोंट एक्सेप्ट ऑडिट इफ देयर्स नो वैलिड रीज़न फॉर द चेंज। अगर फिर भी तेरे को है ना बहुत ही प्यार आ गया ना, इफ एक्सेप्टिंग कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड इफ एनी प्रोफेशनल कंसर्न्स एग्जिस्ट। मतलब चाहे तो यस हो चाहे तेरा ना हो, मतलब अगर चाहे उसने कम्युनिकेशन किया है नहीं किया है, तेरे को दोनों केस में उसके साथ में कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, कंपनी तेरे पास आएगी, तेरे को बोलेगी कि उसको चेंज करने का है, उसको अभी पुराने रिलेशनशिप में नहीं रहने का है, उसको नया चाहिए अभी। तो अगर उसके पास नया चाहिए ना, तो तुमने सबसे पहले जाके बोलने का है उसको कि देख भाई, क्या तूने पहले पुराने वाले को बताया है क्या,
पुराने वाले को, जाने वाले को बताया है क्या कि तुम्हारा क्यों नहीं जम रहा है, तुम छोड़ के जा रही हो, मैं नए बंदे के पास में जा रही हो, तूने बताया कि उसको? अगर बताया है ना तो ठीक बात है, सही बात है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूँगा, उसके साथ कम्युनिकेशन कर लूँगा डायरेक्टली। मैं डायरेक्टली उसको लेटर भेज दूंगा कि भाई तेरी कुछ दिक्कत है क्या, कम्युनिकेशन शुड बी एड्रेस टू द रिटायरिंग ऑडिटर, ठीक है। अगर नहीं है, अगर उसने बताया नहीं है ना, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो उसने नहीं बताया तो ये तो चीटिंग हो गई। अगर उसने चीटिंग किया है ना, तुझे देखना पड़ेगा। तुझे क्या देखना पड़ेगा, तुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब जा उसके साथ में जाके पहले वो क्लियर कर। पहले तुम दोनों का जो भी फंडा है ना उसको क्लियर करो। तुम क्या करो, तुम जाके उसको इनकरेज करो, कंपनी को इनकरेज करो कि जा और उसके साथ में कम्युनिकेशन कर ले। अभी वो कम्युनिकेशन करती है तो फिर से तुम्हारा कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तुम क्या करो, अगर उसका कम्युनिकेशन हो जाता है तो रिटर्निंग ऑडिटर के साथ में कम्युनिकेशन कर लो तुम। अगर वो बोलती कि नहीं यार ऐसा नहीं है, वो बंदा ऐसा है, मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी है, इफ़ इफ़ द क्लाइंट डजेंट वांट टू कॉन्टैक्ट द प्रीवियस ऑडिटर, तो इंक्वायर करो कि क्या रीज़न है ऐसा कि तुझे चेंज करना है उसको। रीज़न क्या है उसका कि तुझे उसको चेंज करना है। तो वो रीज़न देखो, अगर वो जो रीज़न है ना, अगर वो रीज़न वैलिड नहीं है, अगर वो वैलिड रीज़न नहीं है, तो तुम क्या करो, ऑडिट को एक्सेप्ट ही मत करो। अगर फिर भी तुमको बहुत ही प्यार आ रहा है, एक्सेप्ट करने जा रहे हो ना, तो फिर भी तुमने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है किसको, प्रीवियस ऑडिटर को, टू अंडरस्टैंड इफ एनी प्रोफेशनल कंसर्न्स एग्जिस्ट, इफ एनी प्रोफेशनल कंसर्न एग्जिस्ट, ठीक है। इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, इतनी सिंपल सी प्रोसेस है। अब बात करते हैं नॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑडिटर। तो ये नॉन रिस्पॉन्स में क्या चीज़ आती है, ये हम देखते हैं, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑडिटर, तुम तो चाहते हो तुम उसको कम्युनिकेशन कर लो, लेकिन भाई वो बंदा जो है ना, वो बंदा बिगड़ चुका है अभी। वो बंदा बोलता है कि मेरे को नहीं करना है कम्युनिकेशन किसी के साथ में। वो भाई वो गया है, वो क्या कर रहा है, वो बना है कबीर सिंह, कबीर सिंह बना है, उसको किसी को जवाब नहीं देने का है, किधर गायब हो चुका है किसको पता नहीं है। वो अभी भाई वो ब्रेकअप में है ना, वो भाई उसका दिमाग वगैरह खराब हो चुका है ब्रेकअप में। अब उसको नहीं पता, उसको दुनिया से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करना है, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं करना है तुमको। तो उस केस में तुम क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तुमको रीज़न जानने थे कि भाई कोई ऐसा प्रोफेशनल रीज़न है क्या कि मैं एक्सेप्ट ना करूँ। भाई वो बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, वो बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, वो नाराज़ हो गया, वो भाई मोह माया से दूर कहाँ पे हिमालय में जाके बैठ गया, उसका ब्रेकअप से इतना हो गया ना, कबीर सिंह बन गया वो, ठीक है। अब बात समझने की आती है, तो तुम्हारा काम क्या है, अब इस केस में तुम्हारा काम क्या है, तो तुमने क्या करना है, तुमने देखना है सिंपली सेंडिंग लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज नॉट सफिशिएंट। मतलब क्या, तुमने सिंपल से लेटर भेज दिया ना, वो सफिशिएंट नहीं है, तो सर फिर क्या मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास है ना एविडेंस होना चाहिए कि तुमने उसको लेटर भेजा है। जो एविडेंस है ना वो तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ तो सबूत होना चाहिए कि तुमने उसको लेटर भेजा है। देख भाई, अगर तो कम्युनिकेशन नहीं करता है ना तो गिल्टी हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन किया है ना, ए भाई तू सामने वाले को कैसे समझाएगा, कैसे, उसके पास, उसको तो सबूत चाहिए ना, तो उसको कैसे समझाएगा कि मैंने इसके साथ कम्युनिकेशन किया था। तुमने उसको लेटर भेज दिया था तो लेटर भेज दिया, अब किसी को पता नहीं कि तुमने लेटर भेज दिया है, वो बोलेगा कि नहीं मुझे लेटर मिला ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे देखा है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है सिंपली सेंडिंग लेटर अनड्यू सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज नॉट सफिशिएंट। मेंबर शुड देयरफॉर communicate with the retiring auditor in such a manner as to retain in their hands positive evidence of delivery of communication to addressee. So simply sending a letter undue certificate of posting is not sufficient under certificate of posting is not sufficient। मतलब तुमने सिर्फ भेजा है ना, वो sufficient नहीं है। तुझे, तेरे पास में क्या होना चाहिए, तेरे हाथ में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तेरे हाथ में क्या होना चाहिए, तेरे हाथ में पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए कि तूने उसको लेटर सेंड किया था डिलीवरी का। रिटेन इन देयर हैंड्स पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पॉजिटिव एविडेंस हमारे पास में कैसे रहेगा, इसके लिए देखो काउंसिल ने बोला है, काउंसिल ने रिकमेंड किया है यूजिंग दिस मेथड्स दैट प्रोवाइड रिसिट और एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट। तो रिसिट या एक्नॉलेजमेंट तुम्हारे हाथ में रहे, पॉजिटिव एविडेंस तुम्हारे हाथ में रहे, यही तुम क्या करो, यही मेथड तुमको रिकमेंडेड है, इसी मेथड से ही तुमने भेजना है। तो देखो कैसे कैसे भेजना है तुमने, कम्युनिकेशन बाय लेटर सेंट थ्रू रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू। मतलब तुमने लेटर भेजा है बट ऐसे भेजा है कि जो लेटर उसको डिस्पैच हुआ है ना, तो तुम क्या करते हो, उसका साइन लेते हो, ठीक है। उनके ऑफिस में किसी का साइन लेते हो कि उनको लेटर मिल चुका है, तो वो जो साइन है ना वो तुम्हारे पास वापस आ जाता है, वो जो तुम्हारे को प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल जाता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू तुमको मिल जाता है, तो उस केस में तुम उसे लेटर से भेज सकते हो। या फिर बाय हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, तुम उसके ऑफिस में जाओगे, तुमको ऑफिस तो उसका पता होगा, उसके ऑफिस में जाओगे। ऑफिस कैसे पता होगा, आईसीआई का जो है ना डेटाबेस, वहाँ पे तुमको पता होता है, उसका मेल आईडी पता होता है, उसका प्रोफेशनल एड्रेस वगैरह सब तुमको पता हो जाता है, ठीक है। तो
तो अगर तुमको लगता है कि भाई बाजू में ऑफिस है, अपनी सिटी में ऑफिस है, तुम क्या करो, उसके पास में जाते हो, उसके साथ में जाते हो, उसके ऑफिस में जाके उसको लेटर बाय हैंड देते हो, बाय हैंड देते हो। लेकिन ये लेटर उसको पहुंचाए ना, उसका एक्नॉलेजमेंट रिटर्न में ले लोगे, उसके ऊपर उसका साइन ले लोगे, ठीक है। तो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी ये वो साइन करेगा ऐसा थोड़ी है, उसके ऑफिस में कोई भी रिसेप्शन है जो भी है वो एक्सेप्ट करेगा, उसका रिटर्न एक्नॉलेजमेंट तुम ले लेना, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम रिटायरिंग ऑडिटर्स वाइड ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड विद द आईसीआई। तो ये क्या है, तुमने क्या किया है, तुमने उसको मेल वगैरह किया है, या फिर तुमने उसको लेटर वगैरह भेजा है, रिटर्न में इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर उसने क्या किया है, उसने तुमको मेल किया है, एंड मेल में उसने क्या किया है, एक्नॉलेजमेंट किया है। उसने क्या किया है, मेल में तुमको एक्नॉलेज किया है। ये जो ईमेल एड्रेस है ना, ये वही वाला होना चाहिए जो रजिस्टर है आईसीआई के साथ में। ये वही वाला ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आईसीआई के साथ में रजिस्टर है। अगर दूसरा वाला होता है ना तो हमको नहीं चलेगा, ये वही वाला ईमेल होना चाहिए जो आईसीआई के साथ में रजिस्टर है, ठीक है। तो अगर रिटायरिंग ऑडिटर ईमेल करता है तुमको कि हाँ भाई मुझे लेटर मिल चुका है, या फिर इन रिस्पॉन्स वो क्या करता है, वो तुमको बोलता है कि क्यों तुमको एक्सेप्ट नहीं करना है ऑडिट, वो रीजन वगैरह देता है ना, तो भी चल जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिटायरिंग ऑडिटर्स वाइड ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड विद द आईसीआई, ठीक है। ये तीसरा, ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ना, यूडिन वाला, ये मुझे अच्छे से समझा नहीं है, ठीक है। मतलब मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करी, बट मुझे ऐसा अच्छे से इसको प्रॉपरली समझ में नहीं आया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये पहले तीन है ना, यही तू बेच सकता है। चौथा जो है ना, ये जो तेरा यूडिन है ना, ये तेरा ऐसा नहीं कि सिर्फ यूडिन करेगा और तेरा काम बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूडिन जनरेटेड ऑन यूडिन पोर्टल सब्जेक्ट टू द सेपरेट गाइडलाइंस टू बी इशूड बाय द काउंसिल इन दिस रिगार्ड। तो एक गाइडलाइंस तो छोड़, हमने देख लिया है कि तुझे क्या करना पड़ता है, तू क्या करेगा, तेरा एक पोर्टल रहेगा, तेरा इसमें ईमेल आईडी लॉगिन रहेगा, ठीक है। सॉरी, ईमेल आईडी नहीं, लॉगिन पासवर्ड रहेगा। ईमेल आईडी भी रहता है बट वो छोड़ दे। तो लॉगिन पासवर्ड में तू लॉगिन करेगा, उसके बाद में तू क्या करेगा, तूने साइन किया है ना लेटर वगैरह कम्युनिकेशन का, उसको तू क्या करेगा, वहाँ पे यूडिन करके जनरेट करके रख देगा। अभी मुझे ये एक्चुअल में सच में नहीं पता है कि इसका प्रोसेस क्या है, कि यूडिन कौन जनरेट करेगा, रिटायरिंग ऑडिटर के तुम्हारा अपॉइंटिंग ऑडिटर, तो जनरली तू लेटर जनरेट कर रहा है तो तू ही करेगा। बट बात ये आती है ना, इसे कैसे तेरा एविडेंस प्रूफ रहेगा कि तूने उसको लेटर भेजा है, तो ये मुझे नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि अगर जो भी तू लेटर भेज रहा है ना, उसके लिए तूने एविडेंस जनरेट करके रखना है, ऐसा ये कहने की बात कर रहा है। मतलब तेरे पास एक अच्छे से एविडेंस रहेगा कि भाई हाँ, लेटर तूने बनाया था, इसका क्या रहेगा, तेरे पास एक प्रॉपर सबूत रहेगा, या आईसीआई को पता है यूडिन हमने इसका जनरेट करके रख दिया है। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं बता पा रहा हूँ तुमको, मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मुझे इसका लॉजिक मत पूछना, मुझे नहीं पता ये क्यों आया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने आपको बता दिया कि यूडिन, आप जो लेटर बनाओगे ना, उसको तुम साइन करोगे, यूडिन जनरेट करोगे, ताकि तुम्हारे पास एक तो चीज़ कंफर्म हो जाए कि तुमने लेटर बनाया था, वो लेटर तुमने बनाया है, इतना तो कम से कम तुम्हारे पास में कंफर्म होना चाहिए। उसके साथ में तुम्हारे पास जो प्रूफ है ना, उसके लिए तुमने क्या करना है, ये ऊपर वाले 3 पॉइंट के लिए तुमने जाना है, ठीक है। उसके लिए ऊपर के 3 पॉइंट तुम देख लो, नीचे वाला पॉइंट मुझे लगता है कि प्रूफ के लिए नहीं है, बट है पॉइंट तो तुम उसको लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू वगैरह आएगा तो तुमको यूडिन वाला पॉइंट वहाँ पे दिखेगा, तो उसको टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस लॉजिकली मैं यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुमने लेटर भेज दिया, साथ में तुमको रिस्पॉन्ड में आ जाता है एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो बात खत्म। या फिर तुम खुद जाते हो एंड वहाँ पे क्या करते हो, तुमको बाय हैंड तुम उसको देते हो, तो बाय हैंड देते हो तो रिटर्न में क्या करो, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले लो। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले लिया तो बात खत्म। या फिर तुमने उसको मेल वगैरह किया है एंड उसका रिस्पॉन्स आता है, तो उसका रिस्पॉन्स आता है कि तुमने एक्नॉलेजमेंट, उसने कंफर्म कर लिया कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, उसने कंफर्म कर लिया कि उसको लेटर मिल गया है। तो अगर तुमको ये एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, तुम ये एक्नॉलेज हो जाते हो कि उसको कम्युनिकेशन पहुंच चुका है, तो भाई बात खत्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देने की बात इतनी है कि वो जो ईमेल एड्रेस है ना, वो तुम्हारा आईसीआई के साथ में रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो 3 है ना, वही 3 तुम्हारे क्या है, प्रूफ, तुमको प्रूफ देते हैं। बाकी जो है ना, यूडिन वाला प्रूफ नहीं देता है। बट इसमें अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट रहेगा ना, तो मैंने प्रैक्टिकली इसको यूज़ भी नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है। तो अगर इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट है ना कि यूडिन है, यूडिन के ऊपर ऐसा प्रोसेस होता है, या फिर वो बंदा यूडिन जनरेट करके तुमको भेज देगा, ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं पता है। बट मैं तुमको ऊपर के 3 मैंने बता दिए। तुम क्या करोगे, तुमने क्या किया है, लेटर सेंड किया है थ्रू द रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो तुमको कुछ तो एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लेना। बाय हैंड से किया है तो भाई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, ईमेल से किया है तो एक्नॉलेजमेंट लेना, लेकिन ईमेल कौन सा होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद आईसीआई, ठीक है।
अभी यहाँ पे दिक्कत और एक आ जाती है कि तुम गए थे उसके ऑफिस में, उसका ऑफिस बंद था, या फिर तुम गए थे उस लोकेशन पे, उस प्रोफेशनल एड्रेस पे, एंड वहाँ पे वो ऑफिस था ही नहीं। वहाँ पे मान लीजिए बिल्डिंग गिरा दी गई है, वहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो चुका है कि अभी वो वहाँ पे ऑफिस है ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो पहली बात ध्यान रखो कि हम मान लेंगे कि तुमने क्या किया है, तुमने उसको डिलीवर हो चुका है, तुम्हारा जो लेटर है ना उसको डिलीवर हो चुका है। तो देखो दिमाग में क्या रहना चाहिए, बैकएंड में पहली चीज़ रहनी चाहिए कि तुम्हारा, हम मान लेंगे कि डिलीवर हो चुका है, उसमें तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस फाउंड लॉक, जैसे कि हमने बात करी थी, जैसे कि हमने बात करी थी कहाँ पे, ब्रांच ऑफिस में। टेम्पररी ऑफिस किया है तुमने, तुमने तो उसके प्रोफेशनल एड्रेस पे भेज दिया, ठीक ठीक है। टेम्पररी ऑफिस नहीं, तुम्हारा उसका परमानेंट ऑफिस था ना, वहाँ पे भेज दिया हिल एरियाज में। लेकिन वो बंदा तो नीचे आके बैठा था, तो अगर वो बंदा नीचे आके बैठा है, प्लेन एरियाज में आके बैठा है, टेम्पररी ऑफिस ओपन करके बैठा है, तो उसमें तुम्हारी कुछ गलती नहीं है। अगर उसका वो ऑफिस बंद है ना, तो उसमें तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, तुमने तो कम्युनिकेशन कर लिया है उसको, ठीक है। तो इफ ऑफिस फाउंड लॉक्ड ऑन एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड बैक, तो उस केस में तुम क्या करोगे, शैल बी डीम्ड एज हैविंग बीन डिलीवर्ड। तो मतलब तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, ऑफिस तुमने वहाँ पे गए थे, या फिर तुमने उस वहाँ पे लेटर भेजा था एंड वहाँ पे ऑफिस बंद है, एंड तुमको एक्नॉलेजमेंट बैक आती है कि ऑफिस बंद है, तुम डिस्पैच नहीं कर पाते हो, तुम क्या करो, तुम समझ में तुम समझो डीम्ड, डीम्ड एज हैविंग बीन डिलीवर्ड, तुम समझ लेना कि तुम्हारा जो है ना एक्नॉलेजमेंट पहुँच चुका है, तुम्हारा जो है ना डिलीवर हो चुका है लेटर, ठीक है। दूसरी बात, नो सच ऑफिस एग्जिस्ट एट दिस एड्रेस, तुम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ऑफिस ही नहीं था, ठीक है। लक्ष्मी चिट फंड, तुम वहाँ पे गए 25 दिन के बाद में और वहाँ पे ऑफिस ही नहीं है, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। तो भाई साहब उस केस में क्या करोगे, ऑन एक्नॉलेजमेंट रिसीव बैक, मतलब तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट तो कम से कम रिसीव होना चाहिए, मतलब तुमने भेजा था और वहाँ पे 4 दिन 5 दिन गए और ऑफिस भी बंद है, या फिर 4 दिन 5 दिन गए और तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे ऑफिस है ही नहीं है, और तुमको एक्नॉलेजमेंट बाद में वापस आता है, रिटर्न आता है ये बोल के कि यहाँ पे ऑफिस है ही नहीं है या फिर ऑफिस बंद है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, एक तो डीम्ड एज हैविंग बीन डिलीवर्ड, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे देखो, अगर ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, एंड एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द सेम एज रजिस्टर्ड विद द आईसीआई ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच, letter will be deemed to be delivered unless retiring auditor proves that it was not really served and he was not responsible for such non-service। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम मान लेंगे कि तुम्हारा जो डिस्पैच हो चुका है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात समझने की ये है, यहाँ पे जो एड्रेस है ना, वो एड्रेस कौन सा होना चाहिए, एड्रेस वही जो रजिस्टर्ड है तुम्हारा आईसीआई के साथ में, कब, एज ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच, जब डेट ऑफ डिस्पैच के टाइम पे जो एड्रेस था ना, वही एड्रेस तुम्हारा वहाँ पे है, सेम है। तो उस केस में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे कि तुमने क्या किया है, तुमने उसको एक्नॉलेजमेंट भेजा था, तुमने उसको लेटर भेजा था, ये हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे। बात समझने की आती है कि ये जो दूसरे केसेस है ना, लेटर विल बी डीम्ड टू बी डिलीवर्ड अनलेस, अनलेस तो हम मान लेंगे कि डिलीवर हो चुका है, अनलेस रिटायरिंग ऑडिटर प्रूव्स दैट इट वाज नॉट रियली सर्व्ड। ये बात क्या होती है, मतलब क्या, देखो अगर तुम गलती से बोलते हो कि हमने उसको भेजा था, उसका ऑफिस बंद था, या फिर हमको ऑफिस फाउंड नहीं हुआ है ना, इसका मिसयूज ना होना, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर रिटायरिंग ऑडिटर प्रूव करता है कि तुमने उसको लेटर भेजा ही नहीं था, तो उस केस में तुम गिल्टी हो जाओगे। मतलब क्या, अगर तुमने उसको सच में भेजा था ना, रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह ना, तो तुम क्या करोगे, वो क्या करेगा, तू वो तुमको पूछेगा कि भाई बता दे, अगर तूने सच में भेजा है ना, सच में अगर तूने रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह किया है ना, तो तेरे पास एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि तूने हमको भेजा है, तो एक्नॉलेजमेंट हमको दिखा दे। वो क्या बोलेगा, ट्रैकिंग रहेगा तेरे पास, वो ट्रैकिंग है ना, वो ट्रैकिंग मुझे भेज दे कि तेरे को लेटर डिस्पैच किया था या फिर वहाँ पे पहुँच गया था। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाते हो और वो प्रूव करता है कि देखो भाई इसके पास में एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं है, इसके पास में ट्रैकिंग है ही नहीं है, या ऐसे फालतू में बोल रहा है, तो भाई तुम गिल्टी हो जाओगे। मतलब देख भाई, तूने क्या क्या संभाल के रखना है, तूने अगर उसको कुछ भेजा है ना, तो सारा एक्नॉलेजमेंट देखो, ट्रैकिंग देखो, सब कुछ संभाल के रखना है, ताकि वो प्रूव ना कर पाए कि उसको मिला ही नहीं था, ठीक है। तो एक होता है, एक तो चीज़ ये होती है, रिटायरिंग ऑडिटर प्रूव्स दैट इट वाज नॉट रियली सर्व्ड, मतलब वो प्रूव करता है कि तुमने भेजा ही नहीं था। अगर उसने प्रूव कर दिया तो भाई तुम गिल्टी। एंड ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच नॉन सर्विस, या फिर वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने उसको मेल किया था, तुमने उसको मेल कर दिया, लेकिन मेल उसको पहुंचा नहीं, कुछ सर्वर का इशू था, उसको मेल पहुंचा ही नहीं है। अगर उसको मेल पहुंचा ही नहीं है ना, तो उसकी क्या गलती है भाई, ठीक है। कुछ तो टेक्निकल इशू की वजह से उसको मेल पहुंचा नहीं है, तो उसकी क्या गलती है भाई, ठीक है। अब बात ये आती है ना कि सर फिर तुमको क्या, तुम्हारी भी तो क्या गलती है, तुमने तो मेल कर दिया था ना। देख भाई, मैंने पहले ही तुमको बोला है कि यहाँ पे ना
सिर्फ तुमने पोस्ट करना सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए कि तुम्हारा डिलीवरी हो चुका है कम्युनिकेशन का। तुमने सिर्फ मेल किया है तो उस केस में तुम ऐसा नहीं मानोगे कि भाई साहब इसको लेटर पहुंचा नहीं है, इसको मेल पहुंचा ही होगा, तो मेल तो उसका कम्युनिकेशन है ना, अच्छे से कम्युनिकेशन है ना, उसने मेल दिया तो हमने मेल किया तो उसको पहुंच गया ना। नहीं भाई, उसका मेल में रिटर्न आना चाहिए कि उसको पहुंच चुका है, नहीं तो नहीं मानेंगे कि तुम्हारा मतलब ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच नॉन सर्विस। अगर उसको मेल मिला ही नहीं है ना तो भाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव एविडेंस चाहिए कि उसको मिला है, ठीक है, उससे कंफर्मेशन चाहिए, इन केस इन शॉर्ट उससे कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो देख अभी तक हमने क्या देखा कि तूने क्या करना है, तूने सिर्फ पोस्ट करना, सिर्फ लेटर भेजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है। तुझे क्या करना पड़ेगा, तेरे पास पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए। पॉजिटिव एविडेंस होने के लिए तू क्या करेगा, लेटर भेजेगा, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू तेरे पास आएगा, या फिर बाय हैंड देगा, तेरे पास रिटर्न एक्नॉलेजमेंट आएगा, या फिर तू क्या करेगा, मेल करेगा, मेल का एक्नॉलेजमेंट तेरे पास आएगा, लेकिन मेल जो है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आईसीआई के साथ में। एंड तीसरी बात, यूडिन यूडिन खेलेगा, यूडिन जनरेट करेगा यूडिन के पोर्टल के ऊपर। अगर ऑफिस फाउंड होता है तो हम, अगर ऑफिस लॉक्ड है तो हम मान लेंगे कि तुम्हारा पहुंच चुका है कम्युनिकेशन, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना तो भी हम मान लेंगे कि तुम्हारा पहुंच चुका है, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस बात ध्यान रखना, जो एड्रेस है ना वो वही होना चाहिए जो आईसीआई के साथ में रजिस्टर्ड है जब तुमने डिस्पैच किया, ठीक है। लेकिन ये बात का भी ध्यान रखना कि वो जो बंदा है ना रिटायरिंग ऑडिटर, वो ये प्रूव न कर पाए, ये प्रूव न कर पाए कि उसको तुमने लेटर एक्चुअल में भेजा ही नहीं था, या फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन सर्विस के लिए, उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो ये बात तुमने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे बात देखो, इट वुड बी हेल्दी प्रैक्टिस इफ टैक्स ऑडिटर कम्युनिकेट विथ स्टैट ऑडिटर। मतलब क्या, देख नीचे पड़ेगा तो तुझे समझेगा, काउंसिल के गाइडलाइंस में उन्होंने बोला है कि दिस अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ ऑडिट्स इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट एंड एनी अदर काइंड ऑफ ऑडिट। मतलब जब भी तेरा ऑडिट होगा ना तो ये चीज़ तुमने करनी है। मतलब सिर्फ तेरा स्टैट ऑडिट नहीं, तेरा जो भी है ना, टैक्स ऑडिट है, जीएसटी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, कॉन्करेंट ऑडिट है, जो भी तेरा ऑडिट है ना, तूने क्या करना है, तूने प्रीवियस ऑडिटर के साथ में कम्युनिकेशन करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ध्यान देने की यहाँ पे आती है कि ये जो टैक्स ऑडिटर है ना, एक क्या करेगा, ऊपर वाले पॉइंट है नीचे वाले पॉइंट में क्या फर्क है, टैक्स ऑडिटर पुराने दूसरे टैक्स ऑडिटर को भेजेगा, जीएसटी ऑडिटर को भेजेगा, इंटरनल ऑडिटर को भेजेगा, कॉन्करेंट ऑडिटर को भेजेगा। यहाँ पे बात क्या कर रहा है ऊपर वाले पॉइंट में, इट वुड बी हेल्दी प्रैक्टिस इफ टैक्स ऑडिटर कम्युनिकेट करता है स्टैट ऑडिटर के साथ में। तो टैक्स ऑडिटर क्या करेगा, टैक्स ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा स्टैट ऑडिटर के केस में, ये ऊपर वाला पॉइंट बोलता है, ये हेल्दी प्रैक्टिस है। ये तुमको आईसीआई क्या कर रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है कि तुम इसको फॉलो कर लो, ठीक है। टैक्स ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा स्टैट ऑडिटर के साथ में। तो देख स्टैट ऑडिटर के साथ में तो कम्युनिकेट करेगा ही, जीएसटी वाला जीएसटी वाले के साथ में करेगा, टैक्स वाला टैक्स वाले के साथ में करेगा, कॉन्करेंट वाला कॉन्करेंट के साथ में करेगा, वो तो बात नहीं है। लेकिन टैक्स वाला ना स्टैट वाले के साथ में भी कम्युनिकेशन करना चाहिए। सर ये पॉइंट क्यों आया है, ये पॉइंट क्यों आया है, क्योंकि देख जनरली क्या होता है, तेरा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना वही तुम्हारा टैक्स ऑडिटर होता है। क्यों ऐसा होता है, जनरली क्यों होता है, क्योंकि है ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सारी चीज़ें पता होती है अच्छे से, सारा उसने बहुत घुस घुस के ऑडिट किया होता है। तो टैक्स ऑडिट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना, टीडीएस वाला वगैरह, वो सारी जो चीज़ें है ना वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास में अच्छे से होती है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड टैक्स ऑडिटर जनरली तुम्हारा सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पे तुमको ध्यान देने की बात ये आती है कि अगर सेम नहीं है इन केस, तो टैक्स ऑडिटर ने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ में कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑडिट या फिर रिपोर्ट्स वेयर प्रीवियस ऑडिटर इज अ सीए। चाहे देखो यहाँ पे ऑडिट की भी बात आती है, यहाँ पे रिपोर्ट की भी बात आती है, सारी चीज़ में जहाँ पे जो प्रीवियस ऑडिटर है ना वो तुम्हारा सीए है। इन केस असाइनमेंट डन बाय अदर प्रोफेशनल नॉट बीइंग सीए, अगर वो सीए नहीं है ना तो हेल्दी प्रैक्टिस टू कम्युनिकेट। तो बोला कि भाई फिर भी एक बार क्या कर ले, कम्युनिकेट कर ले, तो सीए है ना, हेल्दी प्रैक्टिस रहेगी तो कम्युनिकेट कर ले, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑडिट के केस में तुमको क्या किया है, देख गवर्नमेंट या फिर बैंक होते ना, गवर्नमेंट एंटिटी या फिर बैंक होते ना, इनके पास बहुत टाइम कम होता है एंड काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, क्लेम करते हैं। लेकिन ठीक है, हम मान लेते कि इनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे तुमको है ना, तुमको काम करने के लिए टाइम कम गिर सकता है, ठीक है। देखो फाइनेंशियल ईयर तो सेम है, तुमको ऑडिट रिपोर्ट तो देना है, तो यहाँ पे तुमको टाइम कम गिरेगा ना, तो तुम ये सब खेलते बैठोगे, उसके बाद में एक्सेप्ट करोगे कि वो है क्या नहीं है, लेटर तुमने भेजा है, तुम दोनों सब
खेलते बैठ रहोगे, तुमने लेटर भेजा है, उसको ऑफिस बंद है, ये सब चीज़ें, इसमें ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा एंड तुमको काम करने के लिए टाइम कम गिरेगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट एंटिटी एंड बैंक के लिए उन्होंने क्या किया है, तुमको कुछ कुछ दिया है। क्या दिया है देखो, फॉर गवर्नमेंट एंटिटी or bank with tight deadlines given for the assignment and there is no time to wait for the reply from the outgoing auditor, then incoming auditor can may give conditional acceptance of appointment and commence the work after he has sent the communication to the previous auditor। अच्छा जी, दूसरी बात, in his acceptance letter clearly state that the final acceptance depend after taking into account the information received from the previous auditor। मतलब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, तुम क्या कर सकते हो, तुम कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो। कब दे सकते हो, लेकिन कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो और तुम्हारा काम शुरू कर सकते हो, कमेंस द वर्क। कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो एंड तुम्हारा काम शुरू कर सकते हो, लेकिन तब जब तुमने क्या किया है, तुमने लेटर एटलीस्ट तुमने भेजा है उसको, तुमको रिप्लाई नहीं मिला है लेकिन तुमने लेटर एटलीस्ट भेजा भी है ना, तब भी तुमको क्या करना पड़ेगा, तब भी तुम उसको कंडीशनली एक्सेप्ट कर सकते हो। तुम गवर्नमेंट एंटिटी या फिर बैंक को बोलोगे कि ठीक है भाई हम काम शुरू करते हैं, जब उसका रिप्लाई आएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, इन एक्सेप्टेंस लेटर, वो एक्सेप्टेंस लेटर में तुम क्लियरली ये स्टेट करोगे कि हमारा फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं है, ये हमारा कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। फाइनल एक्सेप्टेंस हमारा डिपेंड होगा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर। मतलब जब उसका रिप्लाई आएगा ना, तभी हमारा फाइनल एक्सेप्टेंस होगा। अभी हमारा कंडीशनल एक्सेप्टेंस है क्योंकि हमको काम बहुत ज़्यादा है ना, तो अभी हम कंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड काम को शुरू कर रहे हैं, काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी, आफ्टर ही हैज़ सेंट कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर। मतलब उसने लेटर तो भेजना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेटर तुमको भेजना ही है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद में। पहले लेटर भेजो एंड अगर तुमको टाइम नहीं है कि तुम उसके रिप्लाई का वेट कर पा रहे हो, तो भाई तुम काम शुरू कर लो। तुम क्या कर लो, तुम काम शुरू कर लो। ये किसके केस में है, गवर्नमेंट एंटिटी एंड बैंक के केस में है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे तुझे ध्यान देने की बात है। गवर्नमेंट या फिर बैंक एंटिटी है तो कंडीशनली तो एक्सेप्ट कर सकता है, फाइनल एक्सेप्टेंस तभी होगा जब तेरा रिप्लाई वगैरह होगा, लेकिन कंडीशनली एक्सेप्ट करके काम तो शुरू कर ले, कमेंस कर ले काम, कमेंस द वर्क, ठीक है। जब तू लेटर भेजेगा, लेटर भेजना है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखो, लेटर भेजना है आफ्टर ही हैज सेंट द कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर। मतलब अगर तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह में ऐसा आता है कि उसने कम्युनिकेशन किया ही नहीं है और कंडीशनली एक्सेप्ट किया है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा दोस्त, ये बात ध्यान रखो। ये ना एमसीक्यू चाहिए, जो भी है मार्क कर ले। ट्रिक है ना, यहाँ पे ट्रिक है ना, थोड़ा पार्ट ट्रिक है ना पार्ट, तो यह बात ध्यान दे दे। तूने लेटर कम से कम भेजना है, भेजने से पहले तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेटर भेजना है और रिप्लाई का वेट करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। देख, देयर इज नो टाइम टू वेट फॉर द रिप्लाई, तो रिप्लाई के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, रिप्लाई का वेट करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, तो करेगा। लेटर भेजना इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, ये ट्रिक है ना, ऐसे छोटे छोटे वर्डिंग्स में ही खेल जाता है एमसीक्यू, ठीक है। आईसीआई तो यहाँ पे तुम्हारे 5 मार्क हाथ में होते हैं ना भाई, तो क्यों क्यों क्यों, सिंपल सी बात है, लेटर तुमने भेजना है, उसके बाद में तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर सकता है, तेरा काम शुरू कर सकता है। लेकिन एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, फाइनल तभी होगा जब तुमको रिप्लाई आ जाएगा सामने वाले बंदे से, आउटगोइंग ऑडिटर से तुमको रिप्लाई आ जाएगा, तभी तुम्हारा फाइनल एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, क्या क्या देखा हमने, एक्सेप्ट नहीं करना है पोजीशन एज अ ऑडिटर, प्रीवियसली किसने हेल्प किया है, अनदर सीएनए, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विथ हिम इन राइटिंग। जब तक कम्युनिकेशन नहीं करता है तब तक तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है। उसके बाद में हमने देखा कम्युनिकेशन क्यों करना है, ताकि तुझे इसे प्रोफेशनल रीजन समझ में आए कि तुझे किस चीज़ में ये ऑडिट है ना एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट करना है। वैलिड रीजन क्या हो सकते हैं, वैलिड रीजंस क्या हो सकते हैं फॉर नॉट एक्सेप्टिंग, क्या हो सकता है, 139 140 का नॉन कंप्लायंस है। अच्छा जी, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का पेमेंट नहीं करा है कंपनी ने। एंड तीसरी चीज, ऑडिटर ने क्या किया है, क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू किया है। ये जो ए एंड बी है ना, इसमें कंपलसरी तुमको देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम गिल्टी हो जाओगे। ये जो सी है ना, यहाँ पे तुम्हारा जजमेंट आएगा, यहाँ पे तुम देखोगे अगर ऑडिटर का जो क्या बोलते हैं एटीट्यूड है ना, वो प्रॉपर नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं है ना, तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉपर नहीं है ना, ऑडिटर ने बहुत अच्छे से दिया है, कंपनी का जो है ना, कंपनी का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड फीस के लिए क्या था, ऑप्शन था तुम्हारे पास, डीडी तुम कर सकते हो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो बस तुमने इंश्योर करना है। प्रोसीजर क्या रहेगा,
तुम्हारे पास आई है, तुमको बोल रही है कि उसको कंटिन्यू नहीं करना है, तो सबसे पहले तुम उसको पूछोगे उसको पता है क्या, प्रीवियस ऑडिटर को पता है क्या। तो सबसे पहले तुमने उसको पूछ लिया, वो बोलेगी या तो हाँ या तो ना। अगर हाँ बोलती है तो तुम क्या कर लो, सीधा कम्युनिकेशन उसको भेज दो। अगर ना बोलती है तो रीज़न क्या है वो तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ना बोलती है तो उसका रीज़न क्या है कि तुमको चेंज क्यों करना है, यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा। अगर ना है ना तो सबसे पहले एनकरेज करो, सबसे पहले एनकरेज करो कि जा भाई उसके साथ में बात कर ले। अगर वो बोलती कि नहीं मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, अगर उसको देखना ही नहीं है, अगर उसको डज नॉट वांट टू कॉन्टैक्ट द प्रीवियस ऑडिटर, तो तुमने क्या करना है, तुमने रीज़न जानना है कि चेंज क्यों करना है तुमको। अगर तुमको लगता है कि वैलिड रीज़न है तो ठीक है भाई, तो भी तुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर उसको लगता है कि वैलिड रीज़न नहीं है तो तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। अगर वैलिड रीज़न है ना तो तुमने क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है ऑडिटर के साथ में। तो एट एनी केस कम्युनिकेशन तो तुमने करना है। प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हमने बात करी है। तो सिर्फ लेटर भेजना, पोस्ट करना इतना सफिशिएंट नहीं है। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको उसका पॉजिटिव एविडेंस तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तो कैसे होगा तुम्हारे पास में पॉजिटिव एविडेंस, तो तुम्हारे पास में 3 केस है। अगर तुम लेटर पोस्ट वगैरह से भेजते हैं ना तो लेटर रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू तुम्हारे पास में होना चाहिए। अगर बाय हैंड भेजते हो ना तो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर ईमेल से भेजते हो ना तो ईमेल में तुम्हारे पास एक्नॉलेजमेंट का कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसने तुमको ईमेल करना चाहिए कि उसको लेटर मिल चुका है, उसको कंफर्म हो चुका है। और उसने जो मेल किया है ना तुमको, उसने जो तुमको मेल किया है ना, वो मेल आईडी कौन सा होना चाहिए, वो मेल आईडी होना चाहिए आईसीआई के साथ में जो रजिस्टर्ड है। एंड साथ में यूडीएन खेल सकते हो तुम। उसके बाद में अगर उसका ऑफिस बंद है, तो तुम मान सकते हो कि तुमको क्या हो चुका है, उसका कम्युनिकेशन डिलीवर हो चुका है। अगर ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना तो भी तुम मान सकते हो कम्युनिकेशन डिलीवर हो चुका है। लेकिन दोनों केस में देख भाई, तूने बात ध्यान देनी है। वो जो एड्रेस है ना, वो एड्रेस कौन सा होना चाहिए, आईसीआई के साथ में जो रजिस्टर्ड एड्रेस है ना वो एड्रेस होना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ दोनों केस में तू क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एड्रेस जो है ना, एड्रेस सेम होना चाहिए जो आईसीआई के साथ में है। कब होना चाहिए, जब तुमने उसको डिस्पैच कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में लेटर विल बी डीम्ड टू बी डिलीवर्ड अनलेस क्या, रिटायरिंग ऑडिटर प्रूव करता है कि तुमने उसको कभी डिलीवर किया ही नहीं था। तो उसके लिए तुमने क्या करना है, उसको एक्नॉलेजमेंट, तुमने जो भेजा है ना उसका एक्नॉलेजमेंट, जो ट्रैक किया है ना वो ट्रैकिंग वाला कंसाइनमेंट जो तुमने ट्रैक वगैरह किया है वो सारा प्रूफ तुम्हारे पास रहने दो। या फिर अगर वो बोलता है, या फिर एंड वो क्लेम करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सच नॉन सर्विस के लिए, ठीक है, उसमें उसकी कोई गलती थी नहीं, मतलब ईमेल तुमने किया है एंड ईमेल उसको पहुंचा ही नहीं है, तो उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है, तो भी हम क्या मान लेंगे कि लेटर सर्व नहीं हुआ था। ठीक है, तो तुम्हारे पास पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए। ये किसने किसको कम्युनिकेट करना है, जनरली स्टार्ट ऑडिटर के साथ तो कम्युनिकेट करना ही है। लेकिन काउंसिल के गाइडलाइन ने बोला है कि देख भाई, तुम जीएसटी ऑडिटर हो, टैक्स ऑडिटर हो, कॉन्करेंट इंटरनल ऑडिटर हो, जो भी तुम ऑडिटर हो ना, तुमने क्या करना है, प्रीवियस ऑडिटर के साथ में कम्युनिकेशन करना है। हेल्दी प्रैक्टिस क्या है, टैक्स ऑडिटर ने स्टार्ट ऑडिटर के साथ में कम्युनिकेट करना है। एंड सीए ने नॉन सीए, अगर प्रीवियस ऑडिटर नॉन सीए रहेगा ना, ऐसा जनरली होगा नहीं, अगर होगा तो भी हेल्दी प्रैक्टिस है कि उसके साथ में कम्युनिकेशन कर ले। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट के केस में, गवर्नमेंट एंटिटी एंड बैंक के केस में तुमको क्या दिया है, थोड़ा राहत दिया है। राहत क्या दिया है, रिप्लाई नहीं आया है ना तो भी तुमको चल जाएगा, लेकिन वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। फाइनली रिप्लाई तुमको आना ही है, लेकिन तुम तब तक क्या कर सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो। इतनी सी राहत है, कंडीशनली एक्सेप्ट कर सकते हो एंड काम को शुरू कर सकते हो। लेकिन लेटर तुमको भेजना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में कम्युनिकेशन होने के बाद में ही तुम काम शुरू कर सकते हो, कंडीशनल एक्सेप्टेंस कर सकते हो। रिप्लाई नहीं आया ना तो वेट करने के लिए तुम वेट करते रहो, साथ में काम करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्सेप्टेंस लेटर है ना, उसमें तुम ऐसा मान लो, इसमें तुम ऐसा लिख लो कि भाई ये हमारा कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। फाइनल एक्सेप्टेंस हमारा तभी होगा जब क्या हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ में। बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया क्लॉज 8 को यार, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। अब हम बात करते हैं क्लॉज 9 की। क्लॉज 9 है ना, वैसे तो मैं ना क्लॉजेस में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, ऐसा कैसा रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी छेड़छाड़ करी है क्लॉजेस में। यहाँ पे ना जो क्लॉज एक्चुअल है ना वो क्या बात करता है पता है क्या, सेक्शन सेक्शन 225 ऑफ कंपनीज एक्ट तुम्हारा कौन सा है, 1956 के बारे में बात करता था। कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में बात करता था। तो भाई अगर हमारे पास कंपनीज एक्ट नया वाला है, 2013 वाला, तो सेक्शन 225 की क्या जरूरत है। तो अभी तो हमारे पास सेक्शन 139 एंड 140 है ना, तो 139 140 को ही कंप्लाई करेगा ना। तो क्लॉज में तो लिखा था 225 एंड साथ में ब्रैकेट में उन्होंने लिखा था कि कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 139 140। तो ये जो सेक्शन 225 है ना उसको मैंने हटा दिया है, उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने हटा दिया है।
क्यों हटा दिया सर? कोई बात ही नहीं बनती ना भाई, क्या पढ़ेगा, क्यों फालतू की चीज़ पढ़ेगा तो? अब फालतू का टेंशन लेगा, कोई बात ही नहीं है, दम ही नहीं है ना, तो भाई छोड़ दे भाई, टेंशन नहीं लेने का है तूने, ठीक है। मार्क्स वगैरह कट नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं होंगे भाई, क्यों होंगे भाई? तो क्या करेगा कंपनीज एक्ट 1956 देख के? अगर तेरे पास कंपनीज एक्ट 2013 है तो इतनी सिंपल सी बात है ना। मुझे नहीं समझता ऐसा इसको अपडेट क्यों नहीं कर रहा है, पता नहीं यार क्यों नहीं अपडेट कर रहा है, ठीक है। क्लॉज 9, एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सर फिर से अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी हमने, कितना कितना काम आएगा कैसे हम अगर एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं ना। अगर एक्सेप्ट करने पे गिल्टी करते जा रहे हो, ठीक है। देखो बात समझो, एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट फर्स्ट असर्टनिंग फ्रॉम इट फेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द Companies Act and Section 140 of the Companies Act in respect of such appointment have been duly complied with। तो देखो एक क्लॉज क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्लॉज क्या बोलता है, देख सेक्शन 139 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे ऑडिटर को अपॉइंट करने के टाइम पे उसने क्या क्या करना है उसके बारे में बात करता है। 140 क्या बात करता है, जब ऑडिटर जा रहा है ना, रिटायर हो रहा है ना, तब क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन का कंप्लायंस अगर हुआ है ना, तभी तुम क्या करोगे, वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करोगे। सिंपल सी बात है। तो सर ठीक है, हम अपॉइंट होने जा रहे हैं, हम हमारा अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, तो हमारा अपॉइंटमेंट के केस में सेक्शन 139 आएगा, तो उसका हमको समझा। 140 क्यों? रिटायरिंग ऑडिटर है ना, अगर उसमें कुछ गलत हुआ है ना, तो उसने तो क्लॉज 8 में बोला रहेगा हमको। देख भाई 140 है ना, 140 क्या बात करता है, रिटायरमेंट के या फिर रिजाइन हो रहा है, रिमूव हो रहा है, जो प्रीवियस ऑडिटर है ना वो जा रहा है, तो कैसे भी जा रहा है ना, तो उस केस में सेक्शन 140 बात करता है। तो ये देखना पड़ेगा जो ऑडिटर जा रहा है ना, उसमें कंपनीज एक्ट के सारे कंप्लायंस हो चुके हैं क्या, उसने जैसे जैसे होना चाहिए ना वैसे वैसे हो रहा है क्या। तो तुझे दोनों चीज़ देख रही है, दोनों चीज़ देखनी है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे मतलब तेरा अपॉइंटमेंट होने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए वो हुई है क्या, एंड उसका रिटायरमेंट होने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो हुई है क्या। ये दोनों चीज़ जब तुझे चेक करेगा ना, तू ऑडिट करेगा, वेरीफाई करेगा, अच्छे से वेरीफाई करेगा ना, उसके बाद ही तू क्या करेगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें तुझे समझ में आ जाएगी, ध्यान दे दे, ठीक है। ध्यान दे दे, सिर्फ समझने की कोशिश कर थोड़ा थोड़ा। मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे क्या करूँ, क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ इसको। मैं सीधा ना तुझे थोड़ा सेक्शन का रेफरेंस दे देता हूँ, तुझे थोड़ा सेक्शन का रेफरेंस दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं, हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा रहेगा, ठीक है। अभी सेक्शन वगैरह मुझे नहीं पता, 139 का कोई सब सेक्शन वगैरह रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जब तुम्हारा फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर क्या करता है, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा, ठीक है। बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर, कब करेगा, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर जब तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन होगा ना, उससे 30 दिन के अंदर क्या करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर। उसको क्या करेगा, फिर उसको क्या करेंगे, मेंबर क्या करेंगे, उसको एजीएम वगैरह में अप्रूव करेंगे, एजीएम में उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। ये जो एजीएम में जो ऑडिटर अप्रूव हो जाता है ना, वो क्या हो जाएगा, ये भाई फर्स्ट एजीएम है ना, तो फर्स्ट एजीएम में जो बंदा अप्रूव हो जाता है ना, वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा कितने एजीएम तक, 6th एजीएम तक, मतलब 5 साल का जो है ना, तब तक कंटिन्यू करेगा। ऐसा कुछ कुछ तो पढ़ा था ना, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा है ना कि फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर, 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद में वो क्या करेगा, वो मेंबर को बोलेगा कि इसको अप्रूव करो। अगर मेंबर उसको अप्रूव करते तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर मेंबर उसको अप्रूव नहीं करते तो मेंबर जिसको अपॉइंट करेंगे वो कंटिन्यू करेगा, कब, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक, ठीक है। ये बात हमने करी थी, ठीक है। दूसरे केस में क्या होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑडिटर नहीं है, अब ये फर्स्ट ऑडिटर है, तो एक तो बोर्ड अपॉइंट करेगा, नहीं तो कौन करेगा, एजीएम में मेंबर अपॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वो रिटायरिंग ऑडिटर है तो कौन करेगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर वो कैजुअल वैकेंसी है ना, कैजुअल वैकेंसी है तो कौन करेगा, कैजुअल वैकेंसी है तो बोर्ड वगैरह करेगा। बोर्ड क्या करेगा, उसको दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट वगैरह करेगा, उसको बाद में मेंबर क्या करेंगे, अप्रूव वगैरह करेंगे। तो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ें तुझे बस देखनी होती है। जैसे कि फर्स्ट ऑडिटर है ना, तो बोर्ड करेगा ना 30 दिन में, तो ये देखना पड़ेगा कि बोर्ड का जो रिजोल्यूशन है ना, वो रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या, 30 दिन में उसने अपॉइंट किया है क्या। उसके बाद में एजीएम में मेंबर ने अप्रूव किया क्या, तो ये देखना पड़ेगा एजीएम का एजेंडा वगैरह वो सारी चीज़ें तो ये देखनी पड़ेगी। उसमें मेंबर का रिजोल्यूशन देखना पड़ेगा कि मेंबर ने अप्रूव किया है। उसके बाद में वो सारी चीज़ें, कैजुअल वैकेंसी है तो उस वहाँ पे भी तो ये देखना पड़ेगा कि बोर्ड के पास पावर है क्या कि वो अपॉइंट कर सकता है, एमओए एओए में उसको पावर दिया है क्या। उसके साथ में तो ये देखना पड़ेगा अगर उसने अपॉइंट किया है तो उसके पास भी तेरा बोर्ड का रिजोल्यूशन वगैरह होगा, वो रिजोल्यूशन भी तुझे चेक करना है। तो ये वाली चीज़ें तुझे चेक करनी पड़ेगी अगर वो अपॉइंटमेंट होता है तो, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट वगैरह हो रहा है तो, ठीक है।
बात आती है एक ऑडिटर छोड़ के जा रहा है या फिर उसको निकाला जा रहा है ना, तब उस केस में क्या क्या चीज होता है। ठीक है, देख एक तो है ना ऑडिटर को रिमूव करना है तुमको, ऑडिटर को रिमूव करना है। ठीक है, ऑडिटर को तुमको रिमूव करना है। अभी रिमूव करेगा कौन, इसमें रिमूव दो लोग कर सकते, एक तो बोर्ड करेगा एंड दूसरा कौन करेगा, एक तो बोर्ड करेगा एंड दूसरा कौन करेंगे, मेंबर्स करेंगे। मेंबर्स मतलब कौन, शेयर होल्डर्स तुम्हारे। ठीक है, शेयर होल्डर करेंगे या फिर बोर्ड करेगा। अगर बोर्ड रिमूव करना चाहता है ना ऑडिटर को, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि भाई बोर्ड ने गड़बड़ करी है कुछ, तो उस वजह से क्या करता है, उस वजह से वो सीए को रिमूव करना चाहता है एज ऑडिटर। तो यहाँ पे ना बोर्ड ऐसे ही ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो सबसे पहले बोर्ड क्या करेगा, अपना रिजोल्यूशन पास करेगा। मेरे हिसाब से यूनानिमस रिजोल्यूशन होता है क्या यहाँ पे। ठीक है, कोई भी रिजोल्यूशन है जो भी है, हमको यहाँ पे ज़्यादा लॉ में नहीं देखना है। ठीक है, रिजोल्यूशन पास करेगा एंड ए रिजोल्यूशन के साथ में क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जब अप्रूव करेगा ना, उसके बाद में ये मुद्दा कहाँ पे जाएगा, उसके बाद में 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, डेज वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं तुमको, 60 डेज के अंदर ऐसा कुछ तो था वहाँ पे कि तुझे क्या करना पड़ता है, तुझे मेंबर्स का मीटिंग हेल्ड करना पड़ता है, मेंबर्स को बुलाना पड़ता है, मेंबर्स का मीटिंग हेल्ड करना पड़ता है एंड मेंबर्स उसके बाद में जब अप्रूव करेंगे, मेंबर्स जब अप्रूव करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन बोलो या फिर जो भी उसका रिजोल्यूशन है ना, जो भी उसका रिजोल्यूशन है, उसमें अगर मेंबर्स अप्रूव करेंगे ना, तभी तुम क्या कर पाओगे, तभी तुम ऑडिटर को रिमूव कर पाओगे। ये कब है, जब बोर्ड रिमूव करना चाहता है, जब बोर्ड रिमूव करना चाहता है तब। मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग से प्रोसेस है। यहाँ पे देख, पहले बोर्ड को, सबसे पहले बोर्ड को रिजोल्यूशन पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जब अप्रूव होगा ना, 60 दिन के अंदर मेंबर्स को बुलाना है, मेंबर्स अप्रूव करेंगे तब जाके ऑडिटर रिमूव होगा। इतना आसान नहीं है भाई और बोर्ड ने रिमूव करना मेंबर ऑडिटर को। लेकिन मेंबर रिमूव कर सकते हैं क्या, हाँ भाई मेंबर रिमूव कर सकते हैं। तो मेंबर को अगर रिमूव करना है ना, मतलब शेयर होल्डर को रिमूव करना है ना, तो सर अभी देखो शेयर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं। पहली बात आती है कि कितने शेयर होल्डर चाहते हैं कि ऑडिटर रिमूव हो जाए। तो देख, मेरे को इतना एक्चुअल में पता नहीं है, लेकिन कहीं तो ऐसा पड़ा था ना कि तुम्हारा जो है ना 1% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर तुम्हारा 5% ऑफ शेयर कैपिटल, 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, अगर इतने वाले मेंबर है तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये भी चीज़ तुझे देखने के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी, मैं तुझे बता रहा हूँ सिर्फ। चलना बाबू, ऐसा क्या कर रहा है तू। मैं तुझे बता रहा हूँ कि मेंबर जो होते हैं ना, जितने भी मेंबर की रिक्वायरमेंट है ना लॉ में, वो लॉ में जाके देखो, हमको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं। जितने भी मेंबर की रिक्वायरमेंट है ना, 1% ऑफ वोटिंग पावर या फिर 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह, जो भी मेंबर की रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या करेंगे, मेंबर आएंगे। मेंबर क्या करेंगे, अभी ये शेयर होल्डर है ना, ठीक है, लोग है, ठीक है, ये मेंबर से, ये शेयर होल्डर, ये मेंबर है, ये मेंबर आते हैं। मेंबर क्या करेंगे, मेंबर आएंगे कंपनी के पास में। ठीक है, मेंबर आएंगे कंपनी के पास में, देखो कंपनी है ये, मेंबर आएंगे कंपनी के पास में, ये है कंपनी। मेंबर क्या करेंगे, कंपनी को देंगे एक स्पेशल नोटिस। कंपनी को क्या देंगे, कंपनी को देंगे स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस मतलब क्या, एक नोटिस लेटर लिख के देंगे कि हम चाहते हैं कि ऑडिटर को अपॉइंट करना है, सॉरी ऑडिटर को रिमूव करना है, हटाना है, या फिर नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या फिर रीअपॉइंटमेंट में ऑडिटर जो है ना, ये ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी अगर मेंबर चाहते हैं ना, अच्छे से समझ में आएगा तुमको, अभी बस प्रोसेस को समझो। मेंबर क्या करेंगे, एक चिट्ठी लेंगे, चिट्ठी लेकर क्या करेंगे, लेटर लेकर जाएंगे कंपनी के पास में, कंपनी को लेटर देंगे, स्पेशल नोटिस देंगे कि कंपनी देख, हम चाहते हैं कि ऑडिटर है ना, इसको कंटिन्यू नहीं करना है, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए हम चिट्ठी दे रहे हैं तुमको, इसको हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, ये थोड़ी लोग हटाएंगे, तो हटाएंगे कहाँ पे, एजीएम में हटाएंगे। ठीक है, तो एजीएम में हटाएंगे, तो एजीएम में हटाने के लिए इन्होंने स्पेशल नोटिस देनी है। बात यहाँ पे आती है कि स्पेशल नोटिस कब देनी है। तो स्पेशल नोटिस है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा एजीएम है, यहाँ पे तुम्हारा एजीएम है। ठीक है, तो एजीएम से पहले है ना, 14 डेज, एजीएम से पहले 14 डेज एंड उससे पहले 3 मंथ्स, मतलब एजीएम डेट से पहले 3 महीने एंड 14 डेज, इसके बीच में तुम क्या करोगे, इसके बीच में नोटिस दोगे। क्या बोला समझा क्या, ये जो स्पेशल नोटिस है ना, ये तुम कब दोगे, ये कब दोगे, मतलब एजीएम से पहले 14 डेज जो आते हैं ना, एजीएम का दिन छोड़ के जो पहले बीच के 14 डेज आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं, इतनी बात समझो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना
30 सितंबर को तुम्हारा एजीएम है, ठीक है, 30 सितंबर को एजीएम है, तो 30 सितंबर का एजीएम का दिन छोड़ दो, उससे पहले 14 दिन छोड़ दो, उसके पहले जो दिन आता है ना वहां तक तुम नोटिस दे सकते हो। कब से? उससे पहले जो एजीएम का 30 सितंबर है ना, यहाँ से पहले जो तुम्हारे 3 महीने आते हैं ना, वो 3 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, लेकिन 14 दिन पहले, 3 महीने के बाद में एंड 14 दिन पहले, 3 महीने के बाद में एंड 14 दिन पहले वहां पे तुम नोटिस दे सकते हो। मतलब नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स एंड वो तुम्हारा 14 डेज, ये एक कैप में तुम क्या करोगे, नोटिस दोगे, उससे ज़्यादा तुमको देखने की जरूरत नहीं है। तो स्पेशल नोटिस कब दोगे तुम? 3 महीने पहले नहीं दोगे, 3 महीने के एजीएम है ना उससे पहले 3 महीने तक ही दे सकते हो। एंड तुम्हारा जो 14 डेज है ना वो 14 डेज पहले। अभी ये 14 डेज क्यों आता है, एजीएम तक क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अब तुमको समझ में आएगा। देख, अभी कंपनी के पास में स्पेशल नोटिस आया ना, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये नोटिस को है ना कंपनी को देना पड़ेगा 2 लोगों को। कंपनी को ये नोटिस है ना, ये कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा 2 लोगों को। कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा 2 लोगों को। एक तो ऑडिटर को देना पड़ेगा कि देख भाई मेंबर आए हैं हमारे पास एंड ए नोटिस मेंबर ने दिया है कि तुझे रिमूव करने के लिए। एंड दूसरी चीज सारे मेंबर को देना पड़ेगा, मेंबर्स को देना पड़ेगा। सर मेंबर ने ही हमको दिया था ना, नहीं, मेंबर ने 1% मेंबर या फिर 5% मेंबर ने दिया था तुमको, उसकी बात छोड़ दो। अब ये ना ये सारे मेंबर को देना पड़ेगा कि नोटिस, ये नोटिस है ना सारे मेंबर में सर्कुलेट करना पड़ेगा। एक तो ऑडिटर को दोगे, एक तो मेंबर को दोगे। अभी ये जो है ना, ये मेंबर को दिया जाता है ना नोटिस, ये मेंबर को कब देना चाहिए? कम से कम 7 दिन पहले। किसके 7 दिन पहले? बिफोर एजीएम। एजीएम से 7 दिन पहले उनको पहुंचना चाहिए ना। देख भाई, अगर एजीएम से पहले 7 दिन उनको पहुंचता है ना, तभी वो क्या कर पाएंगे, वो एजीएम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। एजीएम में क्या करते हैं, एजीएम में आ पाएंगे और वो देख पाएंगे कि ऑडिटर को निकालना है कि नहीं निकालना है, बाकी सारे मेंबर। तो यहाँ पे इसी वजह से इन्होंने 14 डेज दिया है, ताकि कंपनी है ना, कंपनी क्या कर पाए, कंपनी मेंबर को नोटिस भेज पाए। तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी के पास कितना टाइम है, कंपनी है ना ये 7 दिन तक ही क्या कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। तो कंपनी के पास में कम से कम 7 दिन तो होना। एजीएम से पहले वाले 7 दिन है ना, यहाँ पे कंपनी नोटिस नहीं भेज सकता है। एजीएम से पहले वाले 7 दिन है ना, क्यों? क्योंकि भाई तू एक दिन पहले नोटिस भेजेगा, शेयर होल्डर किधर तो घूमने गया है, ठीक है, अगर वो घूमने गया है ना तो भाई वहां से कैसे आएगा यहाँ पे अटेंड करने? तो कम से कम शेयर होल्डर के पास में 7 दिन का टाइम होना चाहिए। इसकी वजह से कंपनी क्या करेगी, 7 दिन पहले ही नोटिस दे देगी, 7 दिन पहले ही नोटिस दे देगी, ताकि 7 दिन उसके पास रहे उसका प्लान करने, एजीएम को अटेंड करने के लिए उसको प्लानिंग में 7 दिन रहे, ठीक है। तो मेंबर को नोटिस देना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम। मेंबर को कब जाना चाहिए, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम उसको नोटिस पहुंच जाना चाहिए। तो इसी वजह से स्पेशल नोटिस जो मेंबर ने देना है कंपनी को, वो तुम्हारा कब होना चाहिए, 14 डेज पहले होना चाहिए, एटलीस्ट 14 डेज पहले, ताकि कंपनी के पास में भी तो 7 दिन बचे कि वो क्या करेगा, सारे मेंबर को नोटिस भेज देगा। उसके पास में तो 7 दिन बचे, ठीक है, इतनी बात आती है। तो क्या हो जाएगा फिर, कंपनी क्या करेगा, ऑडिटर को एंड मेंबर को क्या करेगा, अपना नोटिस भेज देगा। तो क्या करेगा, कंपनी भेज देगा। अब यहाँ पे बात आती है, कंपनी किसको भेजेगा, ऑडिटर एंड मेंबर को भेजेगा। अभी जो ऑडिटर को भेजा है ना, तो भाई ऑडिटर को तो निकाला जा रहा है, तो ऑडिटर तो दुखी होगा ना। तो ऑडिटर के पास है ना एक मौका होता है। मौका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है वो, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, वो एक लेटर बना देगा, एक लेटर बना देगा एंड उसमें कुछ कुछ बातें करेगा, कुछ कुछ फालतू की बातें करेगा। बोलेगा कि देख भाई, मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से किया है, फिर भी मुझे निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, ऐसा वैसा बात करेगा, ठीक है। इसमें क्या बात होती है उसको हम आगे जाके देखने वाले हैं, इसका टेंशन मत ले ले, ठीक है। ये ऐसा ऐसा बात करेगा, लेकिन अपना एडवर्टाइज वगैरह नहीं करेगा इसमें। वो सीधा सीधा बोलेगा कि देख भाई, मैंने अपना काम है ना, मैंने अपना काम शिद्दत से किया है, ठीक है, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, इंडिपेंडेंस के साथ में किया है, ड्यू केयर के साथ में किया है, मैंने कोई निग्लिजेंस वगैरह नहीं किया है। और अगर कंपनी रीअपॉइंट करना चाहती है मुझे, तो मैं मेरा विलिंगनेस है, मैं चाहता हूँ कि अगर कंपनी चाहती है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा रिप्रेजेंटेशन भेजेगा। इससे ज़्यादा और बकवास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किसको भेजेगा, एक कंपनी को भेज देगा। कंपनी को क्या करेगा, एक कंपनी को भेज देगा कि देख भाई कंपनी, मैंने रिप्रेजेंटेशन तुमको भेज दिया, ठीक है। फिर एक कंपनी क्या करेगी, एक कंपनी फिर इस रिप्रेजेंटेशन को क्या करेगी, फिर एक कंपनी मेंबर को भेज देगी। कंपनी क्या करेगी, मेंबर को भेज देगी, ताकि मेंबर को भी समझे कि ये ऐसा ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर मेंबर क्या करेंगे, मेंबर कंसिडर करेंगे ये तुम्हारा, फिर तुम्हारा एजीएम होगा। एजीएम में मेंबर क्या करेंगे, देखेंगे, अच्छा जी ऑडिटर क्या कहना चाहता है, मेंबर क्यों उसको हटाना चाहते हैं, ऑडिटर क्या कहना चाहता है, उसको क्यों अपॉइंटमेंट वगैरह होना है, ये सारी चीज़ें मेंबर देखेंगे। एंड मेंबर बाद में क्या करेंगे, उनका रिजोल्यूशन पास करेंगे, और जो उनका रिजोल्यूशन आता है उसके हिसाब से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी प्रोसेस क्या है, बोर्ड के केस में तुमको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रोसेस है तुमको देखना है मेंबर के केस में।
ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड के केस में कुछ नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आता है तो मेंबर को भेज देगा, 60 दिन में एजीएम कंडक्ट करेगा एंड 60 दिन में एजीएम में जो भी डिस्कशन होता है उससे रिजोल्यूशन पास होता है तो उस हिसाब से हो जाएगा। मेंबर के केस में तुमने ध्यान देना है, मेंबर क्या करेंगे, स्पेशल नोटिस भेजेंगे कंपनी को, ठीक है, 3 महीना पहला नहीं एंड 14 डेज एंड 3 मंथ्स इसके बीच में ही भेजना है तुमने, ठीक है, कंपनी को भेजेंगे। कंपनी क्या करेगा, वो स्पेशल नोटिस ऑडिटर को भेजेगा एंड मेंबर को भेजेगा। ऑडिटर को भेजेगा तो ऑडिटर रोएगा, उसके बाद में क्या करेगा, अपना लेटर बनाएगा, रिप्रेजेंटेशन कंपनी को भेजेगा एंड कंपनी को भेजने के बाद कंपनी क्या करेगी, उसको मेंबर को भेज देगी एंड मेंबर को क्या करना है तुमने, मेंबर क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे। इतनी सिंपल सी बात आती है, इतना सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो अब समझने की बात ये आती है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, कंपनी क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, ठीक है। इफ अ मेंबर ऑफ कंपनी, इफ अ मेंबर ऑफ कंपनी, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जो हाईलाइट नहीं किया पॉइंट है ना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंबर वाला पॉइंट है, बोर्ड वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो मेंबर है ना, मेंबर वाला पॉइंट है तुमको जो पढ़ना है, ठीक है, बोर्ड वाला पॉइंट तुमको नहीं पढ़ना है। तो मेंबर ऑफ द कंपनी वांट्स टू रिमूव ऑडिटर, अगर वो रिमूव करना चाहता है ऑडिटर को बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस, एक्सपायरी होने से पहले रिमूव करना चाहता है, और दैट रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड, या फिर मेंबर चाहते हैं कि जो रिटायर हो रहा है ना ऑडिटर उसको अपॉइंट नहीं करेंगे हम, और दैट ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड, मतलब ये जो बंदा जा रहा है ना उसको बाद में अपॉइंट नहीं करना है, या फिर ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है ना उसको छोड़ के हम क्या करेंगे, दूसरा ऑडिटर हमको अपॉइंट करना है, या फिर इस ऑडिटर को रिमूव करना है। कोई भी केस हो ना, यहाँ पे तो देखना है कि मेंबर ने क्या करना है, हैज टू गिव स्पेशल नोटिस, ठीक है। अभी सेक्शन वगैरह तुमको याद नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। स्पेशल नोटिस तुमको देखना है सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो मेंबर ने क्या करना है, स्पेशल नोटिस देना है, किसको, टू कंपनी फॉर रिजोल्यूशन एट एजीएम, मतलब क्या, एंड में क्या हो जाएगा, एजीएम में रिजोल्यूशन हो जाएगा, रिजोल्यूशन एजीएम में हो जाएगा। तो एजीएम में रिजोल्यूशन पास करने के लिए तुमने क्या करना है, एक चिट्ठी देनी है। तो ये चिट्ठी क्या है, तुम्हारा स्पेशल नोटिस है, वर्डिंग्स पे ध्यान दे दो। ये चिट्ठी है ना, ये चिट्ठी स्पेशल नोटिस है जिसको तुम कंपनी को दे रहे हो कि तुम क्या करो, एजीएम में ये बात डिस्कस होने के लिए तुम क्या कर लो, मेंबर को बताओ कि ये बात एजीएम में डिस्कस होने वाली है। कौन सी बात, कि हम ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करने वाले हैं या फिर उसको हम रिमूव करने वाले हैं। तो ये तुम क्या करो, उसको चिट्ठी दे दो कंपनी को, तो कंपनी के पास में चिट्ठी आ जाती है फॉर रिजोल्यूशन एट एजीएम। ये कब जाएगी तुम्हारी, नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीना पहले नहीं, बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर एजीएम, मतलब क्या, कम से कम तुम्हारे एजीएम से 14 डेज पहले आने चाहिए, बट 3 मंथ्स पहले नहीं आनी चाहिए, 3 मंथ से पहले नहीं आनी चाहिए। नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बट एटलीस्ट बिफोर 14 डेज, मतलब 3 महीना एंड 14 डेज इसके बीच में आनी चाहिए। एक्सक्लूडिंग एजीएम डे, तो एजीएम डे तुमने छोड़ देना है, उसके बीच में आनी चाहिए, मतलब एजीएम डे छोड़ दो। उसके बाद तुम क्या कर लो, 14 डेज छोड़ दो। वो 14 डेज जब आते हैं ना, वहां से पहले तुमको, वहां से पहले देखना है, वहां से पहले उसको नोटिस आ सकता है, कंपनी को स्पेशल नोटिस आ सकता है, लेकिन एजीएम डे से तुम्हारा 3 महीना पहले नहीं आएगा, ठीक है। एजीएम डे से 3 महीना पहले नहीं आएगा, 3 महीने से 14 डेज के बीच में आएगा, ठीक है। नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द एजीएम, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, हैज टू सेंड अ कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस, क्या करेगी, कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस भेज देगी, किसको, टू द रिटायरिंग ऑडिटर, किसको भेजेगी, रिटायरिंग ऑडिटर को भेज देगी। अल्सो सेंड अ कॉपी किसको भेजेगी, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम। तो एजीएम से पहले कम से कम 7 डेज, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम क्या करेगी, मेंबर को कॉपी भेज देगी। तो कंपनी 2 लोगों को कॉपी भेज देगी, किसको, एक तो रिटायरिंग ऑडिटर को भेज देगी, दूसरा मेंबर को भेज देगी, मेंबर्स ऑफ कंपनी को भेज देगी, सारे मेंबर को भेज देगी। कब भेज देगी, एटलीस्ट एजीएम से 7 दिन पहले, क्योंकि उनके पास टाइम होना चाहिए एजीएम अटेंड करने के लिए, सब चीज़ें शेड्यूल करने के लिए उनके पास कम से कम 7 दिन का टाइम होना चाहिए। तो एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम क्या करेगी, उनको कॉपी भेज देगी, ठीक है। उसके बाद में रिटायरिंग ऑडिटर जो है ना, सबसे पहले रोएगा, उसके बाद में सबमिट करेगा उसका रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। वो क्या करेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन मेंबर को सबमिट करेगा। ऑन रिसीट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन बाय कंपनी, जब कंपनी के पास में वैसा रिप्रेजेंटेशन आता है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू इट company is required to be sent to its members and will have to be considered at AGM before resolution is passed। तो ये बात क्या हो रही है, रिटायरिंग ऑडिटर क्या करेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा, किसको,
मेंबर ऑफ कंपनी को, मतलब एड्रेस किसको करेगा, एड्रेस किसको करेगा, मेंबर ऑफ कंपनी को करेगा, देगा किसको, कंपनी को देगा, ठीक है। वो ऑन रिसीट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन बाय कंपनी, जब कंपनी के पास में वैसा रिप्रेजेंटेशन आएगा, कंपनी क्या करेगी, कंपनी इज रिक्वायर टू बी सेंड दिस टू द मेंबर्स, क्या करेगी वो मेंबर को भेज देगी। एंड विल हैव टू बी कंसिडर्ड एट एजीएम बिफोर रिजोल्यूशन इज पास्ड, मतलब उसको एजीएम में उसको रखना पड़ेगा, उसको एजीएम में उसको रखना पड़ेगा। वो क्या होता है, ऑडिटर है ना, वो एजीएम में जाएगा, एजीएम में वो पढ़ेगा, या फिर कंपनी में जाएगा और कंपनी क्या करेगी, एजीएम में रख देगी एंड सारे मेंबर को बता देगी कि ऑडिटर ने ये बोला है। मतलब वो रिजोल्यूशन जब पास होता है ना, रिजोल्यूशन पास होने के बाद तो कोई काम ही नहीं है ना भाई, रिजोल्यूशन पास हो गए तो बात खत्म। रिजोल्यूशन पास होने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, वो एजीएम में उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, जो भी तुम्हारा सेक्शन है। सेक्शन ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुमने बस बात इतना रखना है, प्रोसेस को ध्यान दे दो। मेंबर क्या करेगा, मेंबर क्या करेगा, कंपनी को स्पेशल नोटिस भेज देगा 3 महीना 14 डेज, दो चीज याद रखो। कंपनी क्या करेगी, रिटर्निंग ऑडिटर एंड मेंबर्स को भेज देगी। मेंबर को कब देगी, एटलीस्ट तुम्हारा 7 डेज बिफोर एजीएम। रिटायरिंग ऑडिटर पहले तो रोएगा, उसके बाद में अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा। रिप्रेजेंटेशन जब कंपनी के पास में आता है, कंपनी क्या करेगी, उसके मेंबर को भेज देगी एंड उसको एजीएम में रखेगी। बिफोर एजीएम में उसको कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर वो रिजोल्यूशन पास हो जाए, उसके बाद में रिजोल्यूशन पास हो जाएगा एंड तुम्हारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सर दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे तुमको ध्यान देने की बात ये आती है, अगर तुझे क्वेश्चन आता है ना कि ये चीज में तुझे चेक क्या करना है, ये चीज में तुझे चेक क्या करना है, क्वेश्चन है देख, फॉर द पर्पज ऑफ असर्टनिंग वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140, इनकमिंग ऑडिटर शुड वेरीफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मैटर। तो क्वेश्चन तेरे को ऐसा आएगा कि सेक्शन 140 क्या है तुम्हारा, रिटायरिंग ऑडिटर, जो हमने अभी अभी सारा प्रोसेस देख लिया। तो देख, उस केस में तुझे क्या बोला है कि तुझे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है, तो कौन से मैटर के रिकॉर्ड्स तो वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो देख भाई, मैंने इजी किया है, ये जो तुम्हारा जो प्रोसेस है ना, इसको एक तो पहले मैंने इजी किया है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो ऊपर का जो प्रोसेस है ना, इसको मैं इतना घिस घिस के बता रहा था, क्यों, क्योंकि यही प्रोसेस तुम्हारा नीचे पॉइंट का आंसर बनेगा। तो ये तुम्हारे दो दो क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं। अगर प्रोसीजर पूछा तो भी लिख सकता है, अगर क्या रिकॉर्ड चेक करना है वही तू सेम टू सेम आंसर है, थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज है देख, कन्वर्ट ईच लाइन ऑफ अबव प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कंपनी इनटू क्वेश्चन। मतलब ये जो हर एक प्रोसीजर तूने देखा है ना, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, एग्जांपल, वेदर मेंबर हैज गिवन स्पेशल नोटिस, क्या मेंबर ने स्पेशल नोटिस दिया क्या, वेदर स्पेशल नोटिस सेंड टू ऑल मेंबर्स। तो हर एक पॉइंट है ना, जैसे कि देखेगा ऊपर क्या है, सबसे पहले क्या करना है, मेंबर ने स्पेशल नोटिस देना है, क्या मेंबर ने स्पेशल नोटिस दिया क्या। उसके बाद में कंपनी, क्या मेंबर ने स्पेशल नोटिस 3 महीने एंड 14 डेज के टाइम लिमिट में दिया है क्या। उसके बाद में क्या कंपनी ने वो नोटिस ऑडिटर को एंड तुम्हारे मेंबर्स को दिया है क्या, क्या कंपनी ने जो मेंबर को दिया है वो 7 दिन पहले दिया है क्या, क्या फिर ऑडिटर ने उसका रिप्रेजेंटेशन कंपनी को सबमिट किया है क्या। अगर ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है तो क्या कंपनी ने उसको मेंबर तक पहुंचाया है क्या, एंड क्या कंपनी ने उसको बिफोर एजीएम, बिफोर रिजोल्यूशन इज पास, उस एजीएम में कंसिडर किया है क्या, एंड उसके बाद में रिजोल्यूशन कैसे पास हुआ। तो ये सारे पॉइंट को तू क्या करेगा, ये सारे पॉइंट को तू क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा एंड इस मैटर के ऊपर तुझे क्या करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है। इन्हीं सारे मैटर के ऊपर तुझे क्या करना है, इन्हीं सारे मैटर के ऊपर तुझे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है। उसके बाद में तू क्या करेगा, उसके बाद में रिकॉर्ड के लिए तू और चीज क्या करेगा, अ ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस शुड बी ऑब्टेन बाय द इनकमिंग ऑडिटर। एक ट्रू कॉपी ऑब्टेन करेगा एंड ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजीएम के मिनट्स वेरीफाइड बाय मीटिंग चेयरमैन। तो मीटिंग चेयरमैन ने जो उसको साइन किया है ना, वो क्या करेगा, एजीएम के मिनट्स का एक कॉपी लेगा तू एंड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस एक तू क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। तो एक रिकॉर्ड्स तेरे पास होने चाहिए, ठीक है। और एक सिंपल सा पॉइंट ये बनता है, और एक सिंपल सा पॉइंट है 8, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए सीधा क्वेश्चन दिखेगा, 1-2 लाइन है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। क्या पॉइंट है देखो, इनकमिंग ऑडिटर टू वेरीफाई रिलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड असर्टन एज टू वेदर द कंपनी हैज इन फैक्ट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द अबव सेक्शन। मतलब तुम क्या करोगे, वेरीफाई करोगे रिलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी को तुमको वेरीफाई करना है एंड असर्टन करोगे एज टू वेदर द कंपनी हैज इन फैक्ट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द अबव सेक्शंस मतलब कौन, 139 एंड 140 को कंप्लाई किया है क्या, ये तुझे देखना पड़ेगा।
Accepting certificates from the management of such compliance would not be sufficient. If company is not willing to allow to verify, should not accept the audit assignment. देखिए यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसके ऊपर तेरे 5 मार्क डिपेंड हो सकते हैं. क्वेश्चन आएगा, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है कि उन्होंने 139 140 का कंप्लायंस किया है. बोलो बात सही है क्या? तो भाई बात सही नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है. इट वुड नॉट बी सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है. तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे वेरीफाई करना है ना दोस्त, तुझे वेरीफाई करना है रिलेवेंट रिकॉर्ड को एंड असर्टन करना है. तुझे चेक करना है क्या कंपनी ने उसको कंप्लाई किया है कि नहीं किया है कि नहीं करा है. ठीक है, करा है कि नहीं करा है. तो वेरीफाई करना है रिकॉर्ड्स को एंड असर्टन करना है, तुझे चेक करना है कंपनी ने कंप्लाई करा है कि नहीं करा है. ठीक है, सिर्फ तू मैनेजमेंट लिख के देगा कि हाँ भाई हमने करा है, ये तो चलेगा नहीं, ये हमको चलेगा नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, अगर कंपनी हमको चेक नहीं करने दे रहा है, अगर कंपनी इज नॉट विलिंग टू अलाउ वेरीफाई, तो भाई एक्सेप्ट मत कर लेना, रहने दे भाई. तू फिर तू रहने दे भाई, तू एक्सेप्ट ही मत करना. ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है बट 5 मार्क है भाई, 5 मार्क है. क्या तुझे खुद जाके वेरीफाई करना है एंड असर्टन करना है कि भाई कंपनी ने 139 140 को फॉलो करा है कि नहीं करा है. मैनेजमेंट तुझे लिख कर दे रहा है ना, तो हमको नहीं भाई, हमको नहीं पता, हमको वेरीफाई करना है, हमको जाके रिकॉर्ड्स को चेक करना है. मैनेजमेंट लिख के देता है, नहीं लिख के देता है, हमको कोई उससे मतलब नहीं है. ठीक है, मैनेजमेंट लिख के देता है, सर्टिफिकेट देता है, तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमको खुद जाके चेक करना पड़ेगा. एंड दूसरी बात, कंपनी अगर तुमको वेरीफाई नहीं करने दे रही तो भाई एक्सेप्ट ही मत करने, रहने दे फिर तू. ठीक है, एक्सेप्ट ही मत कर. तो सर ये तो हमने देख लिया जब तुमको 140 में कुछ कुछ चीज़ें चेक करनी थी रिटायरिंग ऑडिटर के केस में. इन जनरल तुमको क्या चीज़ें चेक करनी है, ये तो हमने तब देख लिया जब तुमको क्या है कंपनी ने कंप्लाई वगैरह किया है क्या, उस केस में हमको देखना पड़ेगा. ठीक है, ये तो हमने देख लिया. बात क्या आती है इन जनरल हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं. इन जनरल तुमको देखना पड़ता है, अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट है ना, तो मैंने आपको बोला था बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगा एंड 30 दिन में 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या करेगा, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा. तो तुझे क्या करना है, देख हर जगह पे ना यहाँ पे रिजोल्यूशन तो तुझे वेरीफाई करना ही है. हर जगह पे ना रिजोल्यूशन तो तुझे वेरीफाई करना ही करना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, चाहे वो बोर्ड का हो या फिर शेयर होल्डर का हो. रिजोल्यूशन तो कंपलसरी है, रिजोल्यूशन तो तुझे वेरीफाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट के केस में तो क्या करेगा, बोर्ड का रिजोल्यूशन होगा कि 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है, 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके लिए रिकॉर्ड चेक करेगा. अपॉइंटमेंट बाय जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग में अगर रिजोल्यूशन होता है तो उसका प्रॉपर नोटिस चेक कर ले एंड उसका वैलिड रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या वो चेक करना पड़ेगा. फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी को फाइल कर रहा है तो देखना है बोर्ड के पावर में है क्या, बोर्ड क्या कैजुअल वैकेंसी को फाइल कर सकता है क्या, फिल कर सकता है क्या, वो तुझे देखना पड़ेगा. एंड फिलिंग कैजुअल वैकेंसी में तुझे देखना पड़ेगा रिजोल्यूशन पास किया है क्या. तो सबसे पहले बोर्ड के पावर में है क्या कि वो फिल करेगा वैकेंसी को, एंड अगर किया है तो उसका रिजोल्यूशन तुझे चेक करना पड़ेगा. रिजाइन किया है ऑडिटर ने तो वेरीफाई प्रॉपर रिजोल्यूशन, फाइलिंग वैकेंसी हैज बीन पास्ड एट द जनरल मीटिंग. एंड उसके बाद में रिमूवल बिफोर टर्म एंड होता है तो उसके केस में भी क्या करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन विद प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल. तो ये कौन सा वाला रिजोल्यूशन है, जो बोर्ड के बारे में हमने बात करी थी ना, बोर्ड के बारे में बात करी थी. देखिए यहाँ पे जब बोर्ड रिमूव करेगा ना तो रिजोल्यूशन पास करेगा बोर्ड का, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगा, उसके बाद में 60 दिन के अंदर मीटिंग अरेंज करेगा एंड मीटिंग में मेंबर क्या करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करेंगे, पास करेंगे. तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल तुझे चेक करना पड़ेगा अगर बोर्ड वगैरह रिमूव करना चाहता है तो. ठीक है, तो इन केस में तेरे पास हर केस में क्या है, हर केस में तेरे को बोर्ड का रिजोल्यूशन या तो मेंबर का रिजोल्यूशन जो भी है ना, तू लिख के आएगा, रिजोल्यूशन उसने चेक करना है, वेरीफाई करना है, चाहे वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो, जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट हो, कैजुअल वैकेंसी हो, रेजिग्नेशन हो, रिमूवल हो, जो भी हो, रिजोल्यूशन तेरा कांस्टेंट है. फर्स्ट अपॉइंटमेंट में 30 दिन के अंदर हुआ है कि नहीं वो चेक करना है तुझे, एंड रिमूवल अगर बोर्ड करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि नहीं है वो तुझे चेक करना है. ठीक है, तो सारा प्रोसेस हमने देखा. एक तो प्रोसेस हमने देख लिया कि मेंबर कैसे हटा देंगे, उसके बाद में हमने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट को हमने देखा अगर मेंबर हटा देते तो वो सारे डॉक्यूमेंट हमको वेरीफाई करने पड़ेंगे, प्लस ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस देखना पड़ेगा, प्लस तुझे क्या करना पड़ेगा, एजीएम के मिनट्स देखने पड़ेंगे, मिनट्स को ऑब्टेन करना पड़ेगा जो चेयरमैन ने क्या किए है, साइन करके अप्रूव करे है. उसके बाद में इन जनरल तुझे हर केस में क्या करना है, रिजोल्यूशन ऑब्टेन करना है. फर्स्ट अपॉइंटमेंट के केस में 30 दिन के अंदर हुआ है कि नहीं वो देखना है, एंड अगर बोर्ड रिमूव करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि नहीं है तुझे देखना है. बात खत्म, बात खत्म.
उसके बाद में बात करते हैं नोटिस ऑफ डिलीवरी मेथड्स एंड प्रूफ ऑफ नोटिस डिलीवरिंग टू द आउटगोइंग ऑडिटर। तो ये सिंपल सेम टू सेम बात आती है जो हमने क्लॉज 8 में बात करी है ना, वैसे ही बात होती है, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नोटिस कैसे भेजेगा, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, बाय स्पीड पोस्ट से, कुरियर सर्विसेज से, बाय लिविंग इट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और बाय मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, लिविंग एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और बाय मीन्स ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड। जो कंपनीज एक्ट ने जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे तुम कर लेना भाई। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, बाय हैंड दे दो, ईमेल कर दो, सारी चीज़ें तुम कर लो जो भी तुमको चाहिए, दो इलेक्ट्रॉनिक मोड, अदर मोड, ठीक है। प्रूफ ऑफ नोटिस डिलीवरी टू आउट गोइंग ऑडिटर, अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द कंपनी इजंट सफिशिएंट प्रूफ, एक्नॉलेजमेंट रिसीव फ्रॉम द आउट गोइंग ऑडिटर वुड बी वन। मतलब ये सेम कंपनी को क्या करेगा, कंपनी जब देख जब तेरे पास स्पेशल नोटिस वगैरह आता है ना तो क्या करेगा, रिटायरिंग ऑडिटर को दे देगा। तो रिटायरिंग ऑडिटर को जो तू नोटिस देगा ना उसके लिए ये बात हो रही कि तू नोटिस कैसे देगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, लिविंग एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, किसी अदर मोड से तू देगा। बात क्या होती है, तेरे पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि हमने दिया था ना, हमने क्लॉज 8 में जैसे हमारे पास में प्रूफ था ना वैसे सेम टू सेम प्रूफ कंपनी के पास में भी होता है। जब कंपनी क्या करती है, आउटगोइंग ऑडिटर को वो नोटिस देती है, ठीक है, स्पेशल नोटिस देती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इजेंट सफिशिएंट, इस केस में भी सेम टू सेम सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग सफिशिएंट नहीं है, तेरे पास एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, रिसीव फ्रॉम द आउटगोइंग ऑडिटर वुड बी द वन। मतलब एक्नॉलेजमेंट दिया है कि उसको जो आउटगोइंग ऑडिटर है ना उसने तुमको लिख के दिया है कि भाई हाँ उसको नोटिस मिल चुका है, तो ये एक्नॉलेजमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए। और एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ एडजर्न एजीएम। मतलब अगर क्या, मतलब एजीएम जो है ना तुमने कंडक्ट किया एक दिन के ऊपर, किसी भी दिन के ऊपर तुमने एजीएम कंडक्ट किया, ठीक है, 23 सितंबर को तुमने एजीएम कंडक्ट किया, उस एजीएम में तुम्हारा पूरा एजीएम कंप्लीट नहीं हुआ तो एजीएम क्या हो जाता है, एडजर्न हो जाता है, ठीक है। सारे एजेंडा वगैरह तुम्हारे डिस्कस नहीं होते हैं तो तुम्हारा एजीएम क्या होता है, एडजर्न होता है। एडजर्न तुमको याद रहेगा क्या, सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक, वो वाला एडजन हो जाता है। तो एजीएम सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट वीक हो जाता है। तो तुम क्या करते हो, उस केस में तुमको देखना पड़ेगा कि रिटायरिंग ऑडिटर है ना उसको अगर तुमने रिमूव किया है ना तो रिमूव कब से रिमूव हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा एजेंडा पास हुआ या फिर जिस दिन एजीएम तुम्हारा खत्म हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जिस दिन तुम्हारा एजीएम खत्म हो जाता है ना, फुल प्रूफ तुम्हारा एजीएम एंड हो जाता है ना, उस दिन हम मानेंगे कि रिटायरिंग ऑडिटर है ना वो छोड़ के जाएगा। उस दिन तक क्या करेगा, रिटायरिंग ऑडिटर जो है ना अपना ऑफिस होल्ड करेगा, ठीक है। कब तक, जब तुम्हारा एजीएम फुल प्रूफ में एंड हो जाता है। मतलब क्या अभी एजीएम है 30 सितंबर को, ठीक है, 30 सितंबर को एजीएम है फॉर एग्जांपल, एंड एजीएम कंक्लूड हुआ नहीं है तो यहाँ पे तुमने क्या किया है, 7 अक्टूबर को एजीएम फिर से आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 अक्टूबर को हो गया एजीएम एंड यहाँ पे एजीएम खत्म हो चुका पूरा। तो फॉर एग्जांपल 30 तारीख को अगर हमारा डिस्कस हो चुका है एंड रिजोल्यूशन भी पास हो चुका है कि ये जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर ए है ना, इसको अपॉइंट हम नहीं करेंगे, इसको हम अपॉइंट नहीं करेंगे, अगर ये 30 तारीख को भी अगर पास हुआ है ना तो भी ये कंटिन्यू करेगा कब तक, 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर तक कंटिन्यू करेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा एजीएम कब खत्म हुआ है, एजीएम कब खत्म हुआ है, 7 अक्टूबर तक। तो इतना सिंपल सा पॉइंट है। तो चाहे चाहे तुम्हारा जो है ना, चाहे तुम्हारा वो रिजोल्यूशन है ना वो 30 सितंबर को पास हुआ हो या फिर 7 अक्टूबर को, हमको फर्क नहीं पड़ता। ऑडिटर है ना अपना ऑफिस होल्ड करेगा जब तक तुम्हारा एजीएम फुल टाइम में खत्म नहीं होता है, ठीक है, एकदम अपना फुल खत्म नहीं होता है तब तक ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। इतनी सिंपल सी बात आती है यहाँ पे, ठीक है। रिटायरिंग ऑडिटर होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6 एजीएम। तो क्या करेगा, एवरी 6 एजीएम तक क्या करेगा, होल्ड करेगा ऑफिस। सो व्हेन एजीएम इज एडजर्न्ड in circumstances, retiring auditor will continue to hold office of auditor till the conclusion of adjourned meeting। तो जब तक वो मीटिंग एडजर्न होता है ना, जब तक वो मीटिंग एडजर्न होता है तब तक, टिल द कंक्लूजन, एडजर्न मीटिंग का कंक्लूजन जब तक नहीं होता है ना तब तक तो क्या करेगा, तब तक रिटायरिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, तब तक रिटायरिंग ऑडिटर ऑफिस होल्ड करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एजेंडा आइटम्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो एजेंडा वगैरह हम नहीं देखेंगे, जब तेरा अर्जेंट एजीएम खत्म हो जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, ठीक है। ओहो ओहो, अब आ गया है बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट, ये है तुम्हारा अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो हमने पहले भी एक बार इसके बारे में बात करी थी ना, याद है क्या तुमको, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्या क्या याद रखोगे भाई, छोड़ दो ना। द फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन इशूड फॉर ईएसबी फॉर लुकिंग इनटू केसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर। जब ऑडिटर को रिमूव किया जाता है ना तो उसका अनजस्टिफाइड रिमूवल ना हो, तो इसकी वजह से ईएसबी को उन्होंने थोड़ा सा काम दिया है
ईएसबी को उन्होंने थोड़ा सा काम दिया है कि देख भाई क्या हमारे सीए भाइयों के साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, एक चीज चेक करने के लिए ईएसबी को उन्होंने थोड़ा सा काम दिया है। देख, फिर अन ऑडिटर रिजाइन करता है और डज नॉट ऑफर हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द सच कंपनी। मतलब देख, ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर खुद छोड़ के जा रहा है, मतलब ऑडिटर इतना परेशान हो रहा है ना कि वो क्या कर रहा है, खुद छोड़ के रिजाइन करके जा रहा है। या फिर वो चाहता नहीं कि वो रीअपॉइंट हो जाए, वो नहीं चाहता कि मैं रीअपॉइंट हो जाऊँ, वो चाहता है कि नहीं भाई मुझे बस हो गया। तो अगर ऑडिटर को दिक्कत है ना, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, ये चीज़ तुझे देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, उस ऑडिटर ने जिसको दिक्कत है ना, उसने क्या करना है, सेंड कम्युनिकेशन इन राइटिंग टू द बोर्ड ऑफ कंपनी गिविंग रीजंस देयर फॉर एंड शाल सेंड अ कॉपी ऑफ सच कम्युनिकेशन टू द इंस्टीट्यूट। मतलब क्या, ये बंदा जो है ना, जो बंदा रिजाइन करने वाला है या फिर वो क्या करता है, ऑफर नहीं करता है अपना रीअपॉइंटमेंट, वो बोलता है कि नहीं बस हो गया। मतलब जो बंदा दिक्कत में है, जो बंदा छोड़ के जा रहा है रिटायरिंग ऑडिटर, उसने क्या करना है, उसने सेंड करना है कम्युनिकेशन इन राइटिंग। राइटिंग में कम्युनिकेशन किसको देना है, बोर्ड ऑफ द कंपनी। देख, हमने हमेशा हमेशा बात करी है ना ऑडिट में, हमने हमेशा बात करी है क्या, तो अगर विड्रॉ करना चाहता है तो हम क्या करेंगे, रीजन बता देंगे किसको, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को बता देंगे कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं एंड साथ में रीजन देंगे। ये वही बात हो रही है यहाँ पे। जब तू क्या करता है, तू रिजाइन करना चाहता है, जब तू रिजाइन करना चाहता है या फिर तू रीअपॉइंटमेंट तुझे नहीं चाहिए, तुझे रीअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, तो तू क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी मतलब कौन, बोर्ड तेरा, तो बोर्ड ऑफ कंपनी को तू क्या करेगा, रिटर्न में लिख के दे देगा कि ये इस रीजन की वजह से मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, इस रीजन की वजह से मुझे रीअपॉइंटमेंट मत करो, ठीक है। तो रीजन देयर फोर तुम क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा बोर्ड को, टीसीडब्ल्यूजी को, बोर्ड ऑफ कंपनी को। एंड उसका एक कॉपी है ना, उसको एक कॉपी है ना, वो कम्युनिकेशन करेगा किसको, इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो एक कॉपी किसके पास जाएगा, ओरिजिनल कॉपी तुम्हारा किसके पास जाएगा, बोर्ड के पास में जाएगा। एंड तुम्हारा एक कॉपी उसका कहाँ पे जाएगा, आईसीआई के पास में जाएगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो, फिर ऑडिटर थ्रू विलिंग फॉर रीअपॉइंटमेंट हैज नॉट बीन रीअपॉइंटेड। मतलब ऑडिटर चाहता है कि वो रीअपॉइंट हो जाए, बट वो रीअपॉइंट नहीं होता है। अगर वो रीअपॉइंट नहीं होता है, he shall file with the institute a copy of statement which he may have sent to the management of the company for circulation among the shareholder। एक कौन सी बात, एक क्या, कौन सा कॉपी है, ये क्या स्टेटमेंट है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, जो हमने ऊपर के केस में रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी ना, उसने हमने जो ऊपर के केस में रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी ना, इसका कॉपी तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉपी तुमको किसको देना पड़ेगा, इसका कॉपी तुमको इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, आईसीआई को देना पड़ेगा, ठीक है। जो तुमने मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को भेजा था फॉर सर्कुलेशन अमंग द शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर में सर्कुलेट करने के लिए जो तुमने स्टेटमेंट दिया था ना, उसका कॉपी तुम क्या करो, उसका कॉपी तुम आईसीआई को भेज दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, इट शैल बी ऑब्लिगेटरी ऑन द इनकमिंग ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ सच कम्युनिकेशन जो ए एंड बी में है फ्रॉम द बोर्ड और मैनेजमेंट एंड कंसिडर द सेम बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट। तो हमने जैसे ऊपर देखा था कि तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं ना, इसी के रिलेवेंट यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि जो तुम्हारे पास में कम्युनिकेशन है जो तुमने चाहे बोर्ड को दिए है या फिर चाहे कम्युनिकेशन का स्टेटमेंट जो तुमने किसको दिया है, मैनेजमेंट को दिया है, वो चीज़ें तुमने क्या करनी है, तुमने ऑब्टेन करनी है बोर्ड या मैनेजमेंट से, तुमने ऑब्टेन करनी है बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट। वो तुमने क्या करनी है, उसको तुमने कंसिडर करके चलना है। इट शैल बी ऑब्लिगेटरी ऑन द इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है, बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ सच कम्युनिकेशन ए एंड बी, मतलब ऊपर जो दो दिए गए हैं वो कम्युनिकेशन बोर्ड से एंड मैनेजमेंट से ऑब्टेन करने हैं एंड कंसिडर द सेम बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट। ईएसबी क्या करेगा, देख अब ईएसबी का काम क्या होता है, ईएसबी क्या करेगा, ईएसबी ऑन अ review of communication referred to in the paras A and B may call for such further information as it may require from incoming auditor, outgoing auditor or the company and make a report to the council in cases where it considers necessary. Above procedure is also followed in case of removal of auditor by government and other statutory authorities। दिखता बहुत बड़ा है दम कुछ भी नहीं, दिखता बहुत बड़ा है दम कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट बात करता है, ए पॉइंट क्या बात करता है, अगर 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 तू रिजाइन करके जाना चाहता है, या फिर तू रीअपॉइंटमेंट
होना नहीं चाहता है, रीअपॉइंट होना नहीं चाहता है, मतलब क्या, तू परेशान है। अगर तू परेशानी में है ना तो ईएसबी आएगा तुझे बचाने के लिए। अगर तू परेशानी में है मतलब तू रिजाइन करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, या फिर तू क्या करता है, तुझे रीअपॉइंट नहीं होना है, तो इस दो केस में तू क्या करेगा, बोर्ड कंपनी के बोर्ड को क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करेगा, अपना कम्युनिकेशन भेज देगा, जो हम बात करते हैं ना, विड्रॉ करना चाहते हैं हम, एंड ये हमारा रीजन है, विड्रॉल विद रीजन। ठीक है, ये तुमने जो कम्युनिकेशन किया है ना बोर्ड के साथ में, बस उसका एक कॉपी क्या करो, इंस्टीट्यूट को दे दो। इतनी सी बात आती है पहला पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में बात आती है, तुम चाहते थे रीअपॉइंट होना, बट कंपनी ने तुमको रीअपॉइंट नहीं किया है, तो इस केस में तुम क्या करोगे, जो तुमने उसको रिप्रेजेंटेशन दिया था ना, तुमने जो उनको रिप्रेजेंटेशन दिया था ना कि एजीएम में रीड करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसको हम बोलेंगे कॉपी ऑफ स्टेटमेंट। उसको एक स्टेटमेंट जो तुमने दिया था ना, उसका एक कॉपी किसको दिया था, इसको मैनेजमेंट ऑफ कंपनी को दिया था, उसका एक कॉपी तुम आईसीआई को दे दो, इंस्टीट्यूट को दे दो। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट तुमने ईएसबी को दे दिए। अब ये आईसीआई को दे दिए, ईएसबी क्या करेगा, ये दो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, उसको रिव्यू करेगा। उसके साथ में अगर उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, किससे, रिटायरिंग ऑडिटर से, इनकमिंग ऑडिटर से, या फिर कंपनी से, किससे भी चाहिए ना, वो सबसे क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेगा, एंड अपना क्या करेगा, एक रिपोर्ट इशू करके काउंसिल को दे देगा। ठीक है, ये कब होगा, ये तब भी होगा जब तुम्हारा जो रिजाइन है ना, वो तुम्हारा गवर्नमेंट ने रिमूव है ना, वो गवर्नमेंट या फिर किसी और ने रिमूव किया है, तब भी ये चीज़ हो जाएगी। बात यहाँ पे और एक एडिशनल पॉइंट आता है, जो इनकमिंग ऑडिटर है ना, वो ए एंड बी के जो डॉक्यूमेंट है ना, उसको वेरीफाई करेगा बिफोर एक्सेप्टिंग, उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। बात खत्म, बात खत्म। इतना किया ना हमने, तो ऐसे भी जाके बैठ जाएगा ना, तो भी तेरे को सब याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार हम क्या करते, एक बार फटाफट से इसको क्लोज करते। ठीक है, क्लॉज 8, एक्सेप्ट नहीं करना है तुमने पोजीशन एज अ ऑडिटर जब तक कि तुमने प्रीवियस कम्युनिकेशन नहीं किया है सीए के साथ में। कम्युनिकेशन क्यों करना है, ताकि तुझे रीजन समझ में आए। रीजन क्या हो सकते हैं, 139 140। अब तुझे पता है 139 140 के रीजन है। अगर उसका नॉन कंप्लायंस है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस एंड तुम्हारा इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, ए एंड बी के केस में तूने करना ही नहीं है, सी के केस में तूने देखना है कि करना है कि नहीं करना है। इनकमिंग ऑडिटर का ड्यूटी है कि पेमेंट इंश्योर करेगा। उसके बाद में प्रोसेस क्या रहेगा, तूने क्लाइंट तेरे पास आएगा, तूने सबसे पहले बोलना है कि उसके पास में जा। ठीक है, देखना है कि वो उसके पास गया था क्या नहीं गया था, उसको बोलना है कि जा। अगर तू उसके पास उसको जाना ही नहीं है ना, तो तू क्या करेगा, उसको क्या करेगा, रीजन देखेगा क्यों नहीं जाना है। उसके बाद में तू क्या करेगा, उसके बाद में वही तो हर केस में तू क्या करेगा, कम्युनिकेट तो करके ही चलेगा। नॉन रिस्पॉन्स अगर होता है तो तुझे क्या करना है, तुझे प्रूफ ऑफ एविडेंस तेरे हाथ में चाहिए, तो उसके लिए तू क्या करेगा, लेटर भेजेगा, तो रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू रहेगा। बाय हैंड करेगा तो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट रहेगा। ईमेल है तो रजिस्टर होना चाहिए। ऑफिस फाउंड या फिर ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता है तो तू डीम्ड माना जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड एड्रेस जो है ना, वो एड्रेस जो है ना उसका रजिस्टर होना चाहिए आईसीआई के साथ में। साथ में तेरे पास में क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटायरिंग ऑडिटर प्रूव करेगा कि तूने उसको भेजा ही नहीं था, या फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसने किसको भेजना है, टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, इन्होंने उनको प्रीवियस ऑडिटर के साथ में कम्युनिकेट तो करना ही है। लेकिन टैक्स ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, स्टैट ऑडिटर के साथ में भी कम्युनिकेट करना है, एंड सीए ने नॉन सीए के साथ में भी कम्युनिकेट करना है। गवर्नमेंट ऑडिट के केस में तुमने भेजना तो है ही, लेकिन रिप्लाई का वेट करने से पहले तुम कंडीशनली एक्सेप्ट करके काम शुरू कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे एक्सेप्टेंस लेटर में होना चाहिए कि हमारा कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, फाइनल तभी होगा जब हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में क्लॉज 9 बात करता है, तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर विदाउट फर्स्ट असर्टेनिंग, विदाउट फर्स्ट ये चेक किया है तुमने कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 139 एंड 140 का कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ है। ये चेक किए बिना तुमने क्या करना नहीं है, तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमने क्या करी है, तुमने प्रोसीजर देखना है। सबसे पहले मेंबर के बारे में बात करते हैं। मेंबर अगर हटाना चाहता है ना, मेंबर अगर हटाना चाहता है तो क्या करेगा, स्पेशल नोटिस देगा कंपनी को। कितने दिन में, 3 महीना पहला नहीं, 14 डेज एंड 3 महीने के गैप में देगा। ठीक है, उसके बाद में तुमने क्या देखना है, वो कंपनी क्या करेगा, मेंबर को भेजा, सारे मेंबर को भेजेगा 7 दिन के अंदर, बिफोर 7 डेज ऑफ एजीएम सारे मेंबर को भेजेगा, एंड ऑडिटर को भेजेगा। ऑडिटर सबसे पहले रोएगा, उसके बाद में अपना लेटर ड्राफ्ट करेगा, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन वाला। वो रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा, कंपनी को भेज देगा, कंपनी के मैनेजमेंट को। कंपनी क्या करेगी, वो मेंबर को भेज देगी, एंड एजीएम में वो रखा जाएगा, एजीएम में उसको रखा जाएगा, एंड वो रिजोल्यूशन पास होने से पहले उसको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। उसके बाद में तुमने वेरीफाई एक्चुअल में जाके करना है, तुमने असर्टन एक्चुअल में जाके करना है। मैनेजमेंट ने लिख के दिया, इसे हमको कोई मतलब नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद में और एक पॉइंट था यहाँ पे कि अगर कंपनी चेक करने नहीं दे रही है तो तूने एक्सेप्ट नहीं करना है। तो भाई
सब राज्य खुश है। उसके बाद में सेक्शन 140 में तुमको क्या वेरीफाई करने थे, कौन से रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने थे, जो ऊपर जो हमने चीज़ डिस्कस करी है ना उसके ऊपर तूने क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख देना है। क्या कंपनी ने, क्या मेंबर ने कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजा है, क्या क्या वो टाइम पीरियड में भेजा है, क्या वो सारी चीज़ें तुमने क्वेश्चन फॉर्मेट में देनी है। 2 पॉइंट एडिशनल है। 2 पॉइंट एडिशनल क्या है, एक तो तुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस तुझे ऑब्टेन करना पड़ेगा, एंड साथ में मिनट्स ऑफ मीटिंग जो क्या की है चेयरमैन ने अप्रूव करे है उसको तुझे उसका कॉपी ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके केस में इन जनरल तूने क्या क्या चीज़ें करनी है, इन जनरल तूने सारे रिजोल्यूशन चेक करने हैं। इसके साथ में ध्यान बस इतना देना है, तूने फर्स्ट अपॉइंटमेंट के केस में 30 दिन के अंदर हुआ है क्या, एंड बोर्ड ने रिमूव किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है क्या, इतनी सी बात चेक करनी है। बाकी हर केस में तूने रिजोल्यूशन चेक करने हैं। उसके बाद में नोटिस डिलीवरी प्रूफ जो है ना वो ऊपर सेम टू सेम एडजन अगर हो जाता है एजीएम तो तुम्हारा ऑफिस होल्ड कब करना है, जब तक एडजमेंट जो है ना एजीएम का वो कंक्लूड नहीं होता है ना, जब तक वो अर्जेंट मीटिंग खत्म नहीं होता है तब तक तुम ऑफिस होल्ड करोगे। अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर के केस में तुमने क्या देखना है, सबसे पहले बात आती है कि ऑडिटर क्या करेगा, जो रिजाइन करना चाहता है या फिर रीअपॉइंटमेंट होना नहीं चाहता है वो क्या करेगा, बोर्ड को बता देगा कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ, विड्रॉ करने जा रहा हूँ, एंड मैं रीअपॉइंट होना नहीं चाहता हूँ, उसका रीज़न के साथ में बता देगा। तो वो जो नोटिस जो बोर्ड को भेजेगा ना वो क्या करना है उसने, वो क्या करना है, वो आईसीआई को भेजना है, इंस्टीट्यूट को उसका एक कॉपी भेजना है, या फिर अगर वो विलिंग है, अगर वो रीअपॉइंट होना चाहता है बट रीअपॉइंट हुआ नहीं है तो उस केस में क्या करेगा, जो रिप्रेजेंटेशन उसने दिया था ना वो रिप्रेजेंटेशन का एक कॉपी आईसीआई को भेज देगा। ये दोनों चीज़ें ना, ये दोनों चीज़ें इनकमिंग ऑडिटर ने कंसिडर करनी है बिफोर एक्सेप्टिंग। उसके बाद में आईसीआई के पास में अगर आ जाता है तो क्या करेगा, ईएसबी क्या करेगा, ईएसबी उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। अगर उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकमिंग ऑडिटर, आउटगोइंग ऑडिटर एंड कंपनी से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, उसका रिपोर्ट बनाएगा, काउंसिल को सबमिट करेगा। उसके साथ में ये सेम टू सेम चीज़ हो सकता है, कर सकता है किसके केस में, अगर रिमूवल होता है गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर रिमूव करता है तो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने 8 एंड 9 देख लिया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो को कट करते हैं एंड 6 एंड 7 अलग से करते हैं। 6 एंड 7 बहुत आराम से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडियो को कट करते हैं। हमने इतना घुस के देखा है ना भाई, तो ऐसे ही बैठ के जाएगा ना तो भी एग्जाम में तुझे इतना याद आ जाएगा, इतना याद आ जाएगा कि भाई तू खुश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त तुझे पता है वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, वो सारी चीज़ें तो पता है तुझे। ठीक है, अब बताते हैं, हम यहाँ पे रुकते हैं, 6 एंड 7 अलग से करते हैं और हमारा खत्म कर देते हैं फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।